नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो फाइनेंस और टैक्स में इतने गहरे अनुभव रखते हैं कि जिनकी नॉलेज हमारे लिए बहुत ही काम आएगी। जो ना केवल एक एक्सपीरियंस्ड सीए हैं बल्कि कई सालों से कई लोगों और कई बिजनेसेस में टैक्स सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और अकाउंट्स मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स सेव करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए चलिए मिलते हैं संदीप जी से। तो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बीबीएन फैक्ट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, सर्विस टैक्स, इतने सारे टैक्सेस होते हैं हमारे जीवन में। तो इसमें कौन कौन सा टैक्स जो है आम आदमी की जेब से जाता है, तो इस पे थोड़ा बताइए लोगों को। देखिए, आम आदमी की जेब से तो सारे टैक्स जाते हैं, अच्छा। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो और चाहे बाकी जो बाकी आपने बोले वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जी जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली मतलब होता है कि मेरी ऑब्लिगेशन कोई और पे कर रहा है। जी जी। ठीक है ना। इसमें नाम कौन कौन से होते हैं, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, पहले जब तक जीएसटी नहीं लेके आए थे मोदी साहब या बीजेपी गवर्नमेंट, हम्म। तो उससे पहले क्या था, वैट था, हम्म। वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। वेट। जब भी कोई भी सामान खरीदोगे बेचोगे तो उस पर वैट लगता था। जी जी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचोगे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे हम लोग उसको। हम्म। सामान बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। हम्म। मूवी देखने जाओगे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। जी जी। वेल्थ बनाओगे तो वेल्थ टैक्स लगता था। जी जी। तो बहुत सारे तरह के टैक्सेस थे, मैं आपको सही बताऊं। गाड़ी लोगे तो रोड टैक्स लगेगा, वो जी आज भी जी। लग रहा है। ठीक है। तो इन सबको मोदी साहब की क्या मुहिम थी कि इन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स लेके जाए, जिसके जी लिए इन्होंने चलाया भी था एक मोमेंटम कि वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट। जी। तो ये जी लोग एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में मैक्सिमम जितने भी टैक्सेस हैं उनको एकदम कंसोलिडेट करके एक टैक्स बनाएगा जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब चाहे आप गुड्स में डील करते हो या जी। सर्विस में डील करते हो, सिंगल जीएसटी लगेगा। उसमें फिर अलग अलग परसेंटेजेस हैं। हम्म। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, जिसके जी बारे में मेजोरिटी सब लोग जानते हैं, चाहे जी। वो जी सैलरीड वाले लोग हों चाहे बिजनेस वाले हों। जी। जी चाहे ना सैलरी वाले, चाहे ना बिजनेस वाले, चाहे एग्रीकल्चर वाले हों, या किसी के पास कोई एसेट है इन द फॉर्म ऑफ लैंड या कोई और भी चीज़, उसको बेचने पे जो भी इनकम जनरेट होती जी। जी है कैपिटल गेन के फॉर्म में, उस पर जो टैक्स लगता है, तो ये सारे के सारे इनकम टैक्स कहलाते हैं। तो इनकम टैक्स आप साल में एक बार देते हैं, और जीएसटी आप कुछ भी खरीदें और कुछ भी बेचें वो हर रोज चलता रहता है। जी। आप जी सुबह ये लगा लीजिए, ग्रोसरी से कुछ उठा के लेके आ रहे हैं, उस पर भी पे कर रहे हैं। उस पे भी गाड़ी पे। उठा के लेके आ रहे हैं, उस पर भी पे कर रहे हैं। घर जी ले जी। रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं। कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन है, कहीं कहीं पे है, पर अल्टीमेटली इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जी जी। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसकी ऑब्लिगेशन आपकी जी और जी। आप खुद ही पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा, हम्म। आपने मेरे को पैसे दे दिए और मैं आपको आपके ब्याह पे जमा करूंगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट में जीएसटी लेके आएगा। अच्छा, तो ये जैसे शॉप ऑनर्स होते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में जो होते हैं, आप कभी भी हम जैसे बिल पे करते हैं तो देखा होगा कि उसमें जीएसटी वो लगा देते हैं बिल के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जीएसटी जाती कहाँ है? जो शॉप ऑनर्स है या रेस्टोरेंट है वहीं उन्हीं के पास रहती है? नहीं नहीं, उनके पास नहीं। टैक्स किसी भी तरह का हो वो किसी के पास नहीं रहता है। जी जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो पहले अलग तरीके से साथ में सर्विस चार्ज भी लगता था, जी। जी जिसको बाय नोटिफिकेशन हटाया भी गया, लेकिन अभी भी कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं वो चार्ज करते हैं। जी। जी अदर देन वो जीएसटी चार्ज करते हैं 5%। जी। जी ठीक है, आपकी जेब से ले लिया, और पूरे मंथली या जी। फिर जी क्वार्टरली बेसिस पे जी। अपना जो भी कंसोलिडेट करके जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पर जो भी 5% आपने कलेक्ट करा वो जमा करते हैं वो लोग अप फ्रंट उसको। अच्छा, तो मेन तो यही है। और इसमें ये सर्विस टैक्स और ये जीएसटी ये सब उसी के पहले अंदर सर्विस इंक्लूड? टैक्स चलता था, फिर जी जी। एक्साइज चलता था, हम्म। फिर वैट चलता था, फिर हम्म। सीएसटी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। इन्होंने हटा के सबको एक कर दिया। अभी एक्साइज ड्यूटी रह गई किसी किसी चीज़ में, जैसे लिकर्स वगैरह के केसेस में है, तो वो हाँ। स्टेट ने कंट्रोल करने के लिए बोल तो रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और अगर ये कॉपरेट करे तो अच्छा है। वन नेशन वन टैक्स का क्या वन इसका नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जीएसटी के लिए लाया गया था। है? ठीक है या मतलब? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। हम्म। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, हम्म। एक्साइज ड्यूटी पे कर दी। ठीक है। आप फिर उसकी ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है उसको हम्म। मार्केटिंग वगैरह करके मार्केट में निकालते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पे आपका एक्साइज ड्यूटी लगा। हाँ। फिर आपका जब ट्रेडिंग के लिए या उसको सेल आउट करने जाएंगे तो आपका हम्म। वैट वगैरह लगा। तो ये आपस में इंटर एडजस्टेबल नहीं होते थे। ठीक है।
एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी हम्म, और उसको 200 रुपये का बेच रहे हो, तो जब 200 का बेच रहे हो तो अल्टीमेटली बेनिफिट कितना है? 100 रुपये। 100 तो रुपये। आपकी जेब से जाना कितना चाहिए? 100 100 रुपये भी 100 टैक्स रुपये, जाना चाहिए। हाँ 100 रुपये भी जाना चाहिए। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें क्या होती थी किसी किसी चीज़ पे, जैसे सर्विस है। हाँ। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर मेरे बहुत सारे स्टाफ्स हैं। वो स्टाफ कई बार तो मेरे पेरोल पे होते हैं, कई बारी क्या होता है थर्ड पार्टी के पेरोल पे होते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हायर कर ली, तो मैं उसको पेमेंट करता हूँ, उसको टैक्स की पेमेंट भी होती है सर्विस टैक्स के कॉन्सेप्ट में। तो पहले क्या होता था, सेल्स टैक्स के अगेंस्ट में सर्विस टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता था। जी। इन्होंने सबको हटा के एक ही टैक्स किया गया। अब चाहे आप कोई फिनिश गुड्स खरीदें, चाहे आप सर्विस का कॉन्सेप्ट ले लें, चाहे आप क्या कहते हैं किसी भी तरह का रॉ मटेरियल परचेज करें, इन सब पे जो भी आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है, ठीक है, जो भी परचेजिंग के टाइम पे आपका जीएसटी पे आपकी जेब से गया है, अल्टीमेटली वो सेल्स पे जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी उससे एडजस्ट होता है, तो नेट पे जाता है। पहले ये नहीं हो पाता था। 36 तरह के टैक्स थे, 36 जगह आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती थी, आपस में एडजस्ट नहीं होता था, इसलिए डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बोला जाता था। ठीक है, इस डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये लाया गया है। अभी देखिए ओपोजिशन वाले, खैर उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऑपोजिशन वाले बोलते रहते हैं कि यार ये गलत है, वो गलत है, 100 चीज़ें बोलते हैं, जी जी। है ना, कि मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट या किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑपोजिशन वाले तो हर 36 चीज़ों का मुद्दा बनाते हैं। वो तो मुद्दा बनाते हैं, है ना, उनका काम ही है मुद्दा बनाना। अल्टीमेटली अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे जिसका साफ सुथरा काम है, उसके लिए जीएसटी वरदान ही है। अच्छा अच्छा, सच में, तो बढ़िया है। क्योंकि मतलब अल्टीमेटली वो नेट ऑब्लिगेशन पे पे करता है, जो उसने फाइनल जाके लास्ट मोमेंट पे जो उसने प्रॉफिट बनाया उस पे जो उसकी ऑब्लिगेशन आती है वो पे करता है। जी जी। पहले ये सब नहीं हो पाता था। अब क्या है, उसने मैक्सिमम जितने भी टैक्सेस हैं उनको सबको कंसोलिडेट करके एक टैक्स बना दिया। तो इसलिए जितनी भी परचेज पे आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनी वो आपने पे करी, उसे फाइनली जाके जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसके साथ लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर देते हो, तो नेट अमाउंट पे आपका पे होता है। वो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भी जीएसटी खराब है, ये है, तो मतलब वो मैंने कहा ना, वो तो सिर्फ एक अपनी राजनीति चमकाने का एक तरीका है। बाकी कहीं ना कहीं जितने बिजनेसमैन है वो सबके लिए अच्छा ही है, ये अच्छा है। थोड़ा सा बस ये है कि हम लोगों का काम बढ़ गया है। तो बढ़िया ही है ना आपका काम बढ़ गया है कि अब क्या है ना, छोटे छोटे लोग भी सब कवर कर दिए इसके अंदर। और पहले छोटे लोग सब हटा रखे थे इसके अंदर। एक्साइज वैक्साइज की अपनी एक सीलिंग लिमिट होती थी कि इसके बियॉन्ड जाके, थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं हम लोग जी उसको, जी। उसके बाद लगता था। अभी क्या है, सब जैसे सर्विस टैक्स के अंदर 20 लाख से प्लस जितने भी आप एनुअल टर्नओवर होगी तो आपको जीएसटी में दायरे में कवर हो गए। अदर देन सर्विस टैक्स अगर आप ट्रेडिंग में डील करते हैं तो 40 लाख वाला दायरा है। तो बस ये है कि आपको काम बढ़ गया है। अच्छा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आम आदमी कहीं तक थोड़ा बहुत ये टैक्स से बच सकता है? कुछ मतलब वो स्ट्रेटजीज नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। इनकम टैक्स में बहुत कुछ ऐसा है जो पहले था। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का कुछ कॉन्सेप्ट था। हाँ, अभी भी कुछ चेंज हुआ है ना बजट में? हाँ, अभी रिसेंटली इन्होंने किया है। हालांकि वो चीज़ जो इन्होंने चेंज करी है उसके मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट अल्टीमेटली फिर वो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। जी जी। क्योंकि शायद मैंने कहीं देखा था या पढ़ा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये चीज़ बोली थी, हिंदुस्तान में ना टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ओवर है। आपको टैक्स को कम करने के लिए काम करना चाहिए अल्टीमेटली, जो मुझे लगता है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जो ये कैश वाली चीज़ें आ जाती हैं, है ना, कच्चा पक्के वाला काम जो कॉन्सेप्ट आता है, ब्लैक मनी जनरेट होती है। क्योंकि 40-50% के आसपास टैक्स लगा जाता है, मैं आपको सही बताऊं इफेक्टिवली, जिसको मैक्सिमम लोग आप लोग पे करते हैं। आप लोग से मतलब जितने भी सैलरी क्लास लोग आदमी हैं, वो उनके लिए बचाव जो थोड़ा बहुत होता था डिडक्शंस के रूप में, वो सारा का सारा खत्म कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में। इन्होंने थोड़े से क्या कहते हैं आपके जो टैक्स स्लैब हैं वो थोड़े इंक्रीज जरूर करें अल्टीमेटली, लेकिन आप कहीं ना कहीं सारी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म कर दिया आपने। जैसे LIC प्रीमियम वगैरह की छूट होती थी, आप अपने 2 बच्चे या पढ़ा रहे हो तो आपके जो ट्यूशन फीस जाती है बच्चों के रूप, है ना, वो उसकी भी रिलैक्सेशन मिलती थी। आप घर खरीद रहे हो उसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट पे भी छूट मिलती थी। आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो उस पर भी छूट मिलती थी। अब कहीं ना कहीं इन्होंने सारी हटा दी हैं। अब सारी हटा दी हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी को क्या फायदा होता था, एक उसका रिस्क, भाई LIC ले रहा तो लाइफ रिस्क, मेडिकल ले रहा तो मेडिकल रिस्क कवर कर रहा है, तो वो रिस्क कवर करता था। और जैसे ये NGOs वगैरह ऑपरेट होती थी तो इनको डोनेशंस वगैरह जाती थी, तो लोग प्रमोट करते थे उस चीज़ को भी कि एक नोबल कॉज के लिए हम फंडिंग दे रहे हैं डोनेशन के रूप में, और अल्टीमेटली हमको क्या हो, टैक्स का बेनिफिट मिलता था 80G के रूप में। अब वो सब कुछ आपने बंद कर दिया है, तो वो गलत तो है, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत किया है इन लोगों ने।
और मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली आपका डिमांड सप्लाई के रूल्स के हिसाब से भी चले, तो आप अगर मार्केट से इन्वेस्टमेंट का पैसा ही हटा लोगे तो इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ आदमी फिर? तो इन्फ्लेशन का थोड़ा। भाई आप एक बात बताओ, आज अगर मेरे को पैसा अपना बैंक में रखना है, बैंक देता 3%, आपको ब्याज पे मिलता कितना है? 10 से 11%, 14% तक चला जाता है। जी जी। तो खत्म। बैंक में रखने कोई एडवांटेज है? कुछ भी नहीं है। पीपीएफ खत्म कर दिया, पीपीएफ खत्म हुआ। 80C के अंदर 17 आइटम है, सारे के सारे खत्म कर दिए आप लोगों ने अल्टीमेटली। तो जिस तरह से आप खत्म करते जा रहे हो, तो या तो कुछ और हाँ, उसका कुछ इसके लिए सोचो। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड और सप्लाई का एक बराबर चैनल बनता रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जी जी। वो चैनल कहीं ना कहीं इनके टाइम में थोड़ा सा भी, इस बारी जो बजट आया उसमें गलत किया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तो एक बोल रहे थे ना कि ये इंटरिम बजट है कुछ, ये तो हाँ, ये तो फाइनल बजट आएगा तो इलेक्शन की वजह से था। फरवरी में फिर से आएगा, तो हाँ जी, उसमें हाँ जी, देखते हैं। वो तो खत्म कर दिया जी। ये फरवरी में आएगा फिर से बजट, क्या पता उसमें कुछ अच्छा आ जाए लोगों के लिए। आपको लगता है? नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए लोगों को। हाँ, नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी तो सरकार के ही खुद आदमी है। नहीं अगर तो, ऐसी बात, देखो बोल्ड आदमी है, उनको मुझे इसलिए पसंद भी है, कहीं ना कहीं जो भी बात रखते हैं वो फैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, ये चीज़ है। बट थोड़ी रिजिडनेस तो है सरकार में, और वो अच्छे के लिए भी कह लो, बुरे के लिए भी। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों को क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करना चाहिए, यार ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये इस तरह से लेके हम लोग को उनके कार्य पे काम है ना, वोटिंग भी देनी चाहिए इफेक्टिवली। जो उन्होंने लॉन्ग रन को प्लान करके सही डिसीजन लिए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 के रूप में ले लो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के रूप में ले लो, चाहे अयोध्या मंदिर के रूप में ले लो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने, क्या कहते हैं, गडकरी साहब ने पूरा सुधारा है बीजेपी कार्यकाल में, वो काबिले तारीफ है। कनेक्टिविटी इंप्रूव करोगे, ऐसे काफी लोग बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। एक बात बताओ, एक अगर मैं हाईवे भी निकाल देता हूँ, है ना, तो उसके आसपास जितनी भी आने वाली जमीन है, सबका रेट बढ़ता है। तो और उसका बेनिफिट किसको मिलता है? आप ही को मिलता है, हमको ही मिलेगा। आम जनता को रेट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के रेट। फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हो कि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? जी जी। तो काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो क्रिटिसाइज तो आप किसी को कितना ही कर लो, तो उसका क्रिटिसाइज तो देखिए बॉबी जी, ऐसा है, एक घर में जो मुखिया होता है ना, उसको भी निंदा झेलनी पड़ती है। जी जी जी। आप 4 बच्चों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। 4 बच्चों के जो आगे बहुएं आएंगी या दूसरे परिवार में जाएंगी, आपकी बेटियां, वहाँ नहीं झेल सकते। तो सरकार चलाना तो बड़ी मुश्किल है, और वो भी एक मुखिया के रूप में, प्रधानमंत्री के तौर पे। तो ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे सीए एक चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, तो इसका बेसिकली मतलब इसको किस किस की ज़रूरत, मतलब किन लोगों को सीए की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपकी फील्ड में एक कितना स्कोप है कि कोई बंदा अगर सीए करने जाए तो 12th के बाद से वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे सीए के लिए, तो कितना टाइम लग जाता है? कोई बोलता है ना बहुत टाइम लग जाएगा सीए करने में, तो और मतलब चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, रफली काफ़ी लोगों को तो ये पता है कि सीए सिर्फ कॉमर्स वाले कर सकते हैं। जी हाँ, तो कॉमर्स लोग तो ऑप्ट इसलिए करते हैं कि कॉमर्स की हमें सीए करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हों, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हों, जी, आप 12th के 3 महीने बाद भी एक इसका लेवल 1 होता है, सीपीटी एग्जाम बोलते हैं, वो अपीयर कर सकते हैं उसके लिए। तो ग्रेजुएशन रिक्वायर नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन करेंगे तो पहले क्या होता था, आप लेवल 2 पे डायरेक्ट एनरोल करते थे अपने आप को। अभी क्या चल रहा है देखो, अपने को थोड़ा सा उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, बट जितना मेरे को पता है, क्योंकि स्टाफ भी अपने पास है आर्टिकल्स के रूप में, तो वो बताते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, 12th के बाद आप डायरेक्ट लेवल 1 के लिए एनरोल कर सकते हो, और सीधे जैसे क्लियर होता है उसके बाद 6 महीने बाद या 9 महीने बाद लेवल 2 के लिए ऑप्ट कर लो। ये तो होता है उसके लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ तो ज़बरदस्त है। तो इसमें आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, या फिर देखिए जॉब भी कर सकते हैं? जब आप सीए बनते हैं ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं भाई। या तो मार्केट में किसी एमएनसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना, किसी सैलरी बेस के पे, अंदर सैलरी बेसिस पे, जी, ठीक है, और अच्छा पैकेज होता है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग पैकेज भी आपका 6 से 9 लाख रुपए के आसपास है। फिर बाकी देखो आपकी नॉलेज के ऊपर है सब कुछ। जी जी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है प्रैक्टिस में। जी, पहले चले जाएं तो नौकरियां उतनी अच्छी होती नहीं थी, तो आदमी प्रैक्टिस में आते थे। और मैं ये मानता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रैक्टिस को कभी नौकरी से कंपेयर नहीं कर सकते। नौकरी में एक लेवल के बाद पहली बात तो जो कमाएंगे उसका 30% सरकार को दे देंगे, 70% दूसरे को दे रहे हैं। और कोई आदमी आपको, देखिए, उसको 100 बना के दोगे ना तो आपको 10 रुपये देगा शायद। जी जी, लगता है कि आप एक वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन आप दिन रात उसी के लिए काम कर रहे हैं। जी जी, अगर थोड़ा सा किसी का सपोर्ट मिल जाए, नहीं भी मिलता है तो अपने पे भरोसा रखिए। प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ भी नहीं है, जितना मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग हैं वो उनको जॉब में नहीं जाना चाहिए, बट अल्टीमेटली वो जॉब में भी जा सकते हैं और
प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस थोड़ा सा ये इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल है, आज के टाइम पे है, ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच नहीं है। नहीं तो सीए का रिजल्ट भी तो जहाँ तक मैंने सुना है Negligible बहुत ही कम है। बहुत कम है। तो आपको फिर आप ये जैसे मान के चलिए कि इनिशियली जो बच्चे जाते हैं तो 10,000 में से कोई एक बच्चा सीए बनता है। ये तो पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। आप उसको इतना क्यों फोकस करते हैं? अगर हम 4 से 5% के आसपास 10% तक भी रिजल्ट आ रहा है तो आपको तो एक ही सीट लेनी है, हाँ अपनी सही मेहनत बात है। कीजिए। यूपीएससी में तो मुझे लगता है कि 1-2% रिजल्ट रहता है मेरे हिसाब से। देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो सीए का एग्ज़ाम भी कोई नीचे नहीं है, मैं आपको सही नहीं बताऊं। है तो लेकिन हार्ड तो है। यूपीएससी भी बड़ा टफ एग्ज़ाम है। लेकिन अगर कोर्स की बात करें तो पूरे एशिया में शायद इससे टफेस्ट कोर्स नहीं है सीए। सीए से। ठीक है, यूपीएससी तो एक एग्ज़ाम है भाई, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, आपको देना है, अपीयर करना है और नौकरी लेनी है। ठीक है, टफ है बहुत। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं तो हाँ, मैं एट पार भी नहीं कहूँगा, हो सकता है यूपीएससी ज़्यादा ही ऊपर है। जी जी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच में आपको मास्टरी चाहिए। ठीक तो है, इसमें मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नहीं हम बोल सकते मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगता है? अगर आज एक के टाइम सारे पे बच्चा अगर सिंगल गो में आप जा रहे हो तो 5 साल के अंदर, 5 साढ़े 5 साल के अंदर आप सीए बन जाते हो। अगर सारे एग्जाम वो क्लियर करता है तो फर्स्ट गो में अगर आप सारे एग्जाम क्लियर कर रहे हो और तब साथ में ट्रेनिंग भी है एक्चुअली इसमें 3 साल की, अच्छा 3 साल की ट्रेनिंग उसको इंक्लूड करके 5.5 साल लगते हैं आपको। 5.5 साल। हाँ, तो वही है कि ठीक है, अगर 19 साल का बच्चा कोई सीए के लिए जाता है तो 25-26 तक वो बन सकता है आराम से। देखिए अगर आपने ढंग से अपनी पढ़ाई करी है ना तो पैसे मैनेज करने से ज़्यादा पैसा बनाना भी सीखते हैं आप इसमें, है ना। अल्टीमेटली तो लाइफ में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सक्सेस की एक ही डेफिनेशन कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। जी जी इसके अलावा कुछ है? जी जी। सबको कुछ भी पैसा, नहीं है। हाँ पैसा ही चाहे है। वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, जब तक जेब में पैसा नहीं आ रहा है ना, तो ना सोसाइटी वैल्यू देती है, ना उसको खुद अपनी वैल्यू लगती है ना। हाँ है ना, एप्रिसिएशन भी इन टर्म्स ऑफ मनी। जी जी आपकी कला की मैं कितनी तारीफ करता रहा हूँ, सुबह से शाम तक ताली बजाता रहूँ, अगर जेब में पैसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जी जी। पैसा तो है ना, कोई आदमी पूछता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन ही क्या है, मनी। मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से पैसा ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। पैसे अगर के लिए पैसा नहीं है तो फिर क्या है? सही इसका बात। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे के लिए कुछ भी करिए, नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अपनी वर्थ वैल्यू जो है उसके लेकिन अकॉर्डिंग तो आदमी। भाई सक्सेस की एक ही डेफिनेशन है कि जी जी आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल अचीव कर पाए, अचीव करते हैं। है ना। भाग ये दुनिया ही भाग पैसे के लिए रही है। भाग ही रही है सुबह से शाम तक। एक बार बोल दो कि पैसे का फ्लो मार्केट से हटा दो, हाँ सही बात है, फिर मोटिवेशन ही खत्म है। कितने लोग बैठ के गप्पे मारेंगे? सही कब बात तक है, मारेंगे? सर फोड़ देंगे मोटिवेशन ही दूसरे खत्म का। हो जाएगी बिल्कुल। खत्म है, जीरो। सही बात है। चलिए ठीक है। अच्छा ये जैसे कंपनी सेक्रेटरी भी होता है इसमें एक सीएस, हाँ सीएस, हाँ। और कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट। पहले सीडब्ल्यू होता था, CW। सीडब्ल्यूए और सीएस। अभी सीडब्ल्यू को सीएमए कर दिया है। ठीक है। तो ये सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं? सीएस एक्चुअली ज़्यादा लीगल एंगल्स पे काम करता है, उसकी पढ़ाई भी उसी तरह की होती है। कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनीज को फाइनेंशियल के साथ साथ लीगल नॉलेज की जो ज़रूरत है, लीगल। वो लीगल नॉलेज की जो पढ़ाई है वो मैक्सिमम सीएस लोग करते हैं इन डिटेल। ऐसा नहीं है सीए नहीं करते, सीए भी पूरा पूरा पढ़ के आते हैं। लीगल मतलब क्या, लॉ से रिलेटेड? एक्चुअली पहले क्या होता था, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि ये काम सीए नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ सीएस करेगा, जी जी। ये काम सीएमए करेगा, वो सीए नहीं कर सकता। अभी बीच में ऑलमोस्ट ऐसा कोई काम बचा ही नहीं है जो आप सीए के तौर पे ना कर पाए। तो मतलब सीए एक सीएस का काम कर सकता है? हाँ, कम्प्लीटली। और सीएस वो सीए करना चाहे तो बतौर उसके ऊपर है। अच्छा, सीएस और सीए का काम नहीं कर सकता? हाँ? सीएस कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, बहुत सारे, जैसे आप किसी कंपनी का ऑडिट हमसे कराएंगे तो उसे सीए ही कर सकता है। साइन जी जी, सीए करने की बात अलग होती है। बुक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सीएस नहीं कर सकता। जी जी। ठीक है ना। लेकिन सीएस वगैरह जो क्या कहते हैं, लीगल कंप्लायंसेस सारी देखता है एक कंपनी की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देख सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के अंदर चले जाएं तो बहुत सारी कॉस्ट कंट्रोल की चीज़ें होती हैं, जी जी। वो सारे के सारे सीएमएस वगैरह देखते हैं, लेकिन वो भी सीए देख सकता है। थोड़ी थोड़ी बारीकी हैं जो किसी किसी का एक्सटेंसिव रिसर्च है उस चीज़ को लेके। सीएस का लीगल की तरफ है। सीए नो डाउट एक अच्छी फील्ड है, और लोगों को पता भी है ये चीज़ की भी सीए नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारा कोर्स एक डमी कोर्स है, मेरे ख्याल से 1949 में स्टैब्लिश हुई थी हमारी इंस्टीट्यूट। 1949 में जुलाई के अंदर जी। ठीक है। और तब से हिंदुस्तान कहाँ पहुँच चुका है, हम आज भी डमी पे बैठे हुए हैं। डमी मेरे को डमी इन द सेंस मतलब एक हमारी ऑटोनोमस बॉडी है सीए इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है। और आप एनरोल करा लीजिए। हाँ। अब आप चाहे प्राइवेट कोचिंग लीजिए या अपने घर बैठ के पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए,
और पास हो गए तो अपना प्रैक्टिस कीजिए। इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप दे देगी। मेंबरशिप जैसे आपको गाड़ी चलानी अगर सीखनी है तो आपको डीएल चाहिए ना, तो वैसे अगर हमको प्रैक्टिस करनी है, मार्केट में जॉब करनी है एज ए सीए, तो सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमको सीए का मेंबरशिप मिलता है। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हम अपना करियर आगे बढ़ाते हैं अल्टीमेटली। लेकिन क्या है, लोगों को नहीं पता है। मैं ये जब ये बोल रहा हूँ नहीं पता है, तो मैं बोल रहा हूँ रिमोट एरियाज में नहीं पता है, गाँव के अंदर नहीं पता सीए है। तो उनको, ठीक है, वो उनको बस यही है कि और अगर पता भी ना, सुना भी है कि सीए है, तो सीए करता क्या है ये नहीं पता ये है। नहीं पता जी। ठीक है, जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप करते क्या हैं अल्टीमेटली, एक कॉमन पब्लिक के लिए क्या करते हैं। तो कॉमन पब्लिक में तो देखो मैक्सिमम तो क्या होता है, हमारे यहाँ किसान लोग हैं। जी जी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो अगर मैं क्या ही बोलूँ, कुछ खास हम नहीं कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं कर नहीं सकते हैं। ठीक है, किसान लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद लोन चाहिए होता है तो बैंक में चले जाते हैं, जब माफ़ कराना होता है तो नई सरकार के पास चले जाते हैं। जी जी, यही हो रहा है ना। है। फिर जो सरकार उनका लोन माफ़ कर सकती है उसको वोटिंग जाती है, और जो नहीं कर सकती वो कभी नहीं देखा जाता कि एक्सटेंसिवली वो उतना उनके लिए कितना काम कर रही है। जैसे अभी हो रहा था काफ़ी काम, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ें हो जाती हैं। है ना, क्योंकि धरना प्रदर्शन रहा किसान आंदोलन के पीछे, एमएसपी के पीछे। जी जी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसका कोर पॉइंट पकड़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेनिफिट की चीज़ थी वो। ठीक है, लेकिन वो एंगल किसी और ने कुछ और घुमा दिया। ठीक है, राजनीति में तो फिर देखो, राजनीति में एंगल दूसरा घुमाया जाता है वो। कई बार आदमी को अच्छा करना भी चाहे तो टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। जी। वो चीज़ें हैं। तो किसान को अगर हटा दें, लेकिन जो तबका काम करता है, काम करके कुछ भी इनकम कमाता है, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोगों को, जैसे मुझे भी जैसे हमें पता है कि आप इनकम टैक्स का भाई कभी भी आईटीआर फाइल करानी है तो मैक्सिमम सीए की लोग आईटीआर ही फाइल कराने के लिए याद करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं हम लोग को। उसके अलावा और क्या क्या काम है आपके? देखिए, जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई फॉर्म तो होना चाहिए कि कैसे करेंगे जी। भाई। धंधा खोलना है तो अकेले खोलेंगे या दो आदमी के साथ मिलकर खोलेंगे, पार्टनरशिप में, है ना। तो वो फॉर्मली कैसे खोलेंगे, तो वो सब खोलने में हमारी हेल्प लगती है जी। भाई। प्रोप्राइटरशिप बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या प्राइवेट से ऊपर जाके पब्लिक लिमिटेड बनानी है। तो वो आप करेंगे। तो धंधा खोलना चलाएंगे आप ही, लेकिन उसको मैनेज करना। जी जी। ठीक है, फिर मैनेज करके उसमें टैक्सेशन की जो लाइबिलिटीज होती है, कंप्लायंस पार्ट हम लोग देखते हैं जी। फिर अगर कहीं बचाने होते हैं तो लूप होल्स के कुछ एडवांटेज उठा के भी हम लोग करते हैं। जी जी। ठीक है, वो यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता कैसे करते हैं जी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम लोग वैसे बात करें तो कोई क्लाइंट हमको इस बात के तो पैसे नहीं देता कि भाई हमारी कंप्लायंस पूरी कर दो। उसके लिए तो आज के आईटी टीम अवेलेबल है, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो वो काम तो सारे एंट्री बेसिस पे हो जाते हैं। जी जी। तो अल्टीमेटली वो कहाँ लगते हैं, उस चीज़ों पे कि यार इतना हैवी टैक्सेस आ रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। जी तो कैसे बचाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं बचा पाते होंगे, पूरा तो थोड़ी बच जाता भाई। अगर मैं साफ सी बात करूं तो एक लेवल के बाद एक सैलरीड आदमी 30% टैक्स देता ही है। जी जी, है ना। बिजनेसमैन नहीं कितना, 7.5 लाख रुपया, 8 लाख रुपए कितने पे दे रहे हैं, मतलब वो टैक्स वो अब टैक्स स्लैब काफी 5%, 10%, 12.5% बड़ा अलग अलग स्टार्टिंग 7.5 से होती है ना, 7.5 से 8 से 7.5 लाख से चल जा रही है। उससे पहले एक्चुअली रिबेट्स है, 87 एक सेक्शन है, उसके अंदर रिबेट्स चली जाती हैं। अच्छा। तो टैक्सेबल तो 3 लाख प्लस में ही चला जाता है, लेकिन उसके बाद सारा 7.5 से पहले सारी रिबेट सेविंग दिखानी पड़ती है सरकार को। नहीं, अभी नहीं, वो स्टैंडर्ड रिबेट है। अच्छा, स्टैंडर्ड रिबेट है। उसके बाद फिर टैक्सेशन लगना था। और पहले सेविंग्स लगती थी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, अब न्यू टैक्स रिजीम में सारी सेविंग्स वगैरह सब बंद कर दी है। अच्छा, सब बंद कर दी है। तो जो मैं आपको कह रहा था कि उसके अगेंस्ट हम थोड़े से, लेकिन भैया देखो, अगेंस्ट हो तो फिर पावर में बैठो। नहीं, सही बात है ना जी। बिना पावर के तो कोई नहीं सुनता किसी की भी। सही बात है। तो हमको बस नॉलेज है, और नॉलेज और पावर का डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अगर जैसे मैं पहले कभी पढ़ाता भी था अपने बच्चों को, मैंने 2015 तक काफ़ी खूब पढ़ाया हुआ है, सीए फाइनल तक पढ़ाया है। अच्छा। ठीक है, और बीच में जब मुझे लगा कि यार सीए फाइनल तक तो फिर भी समझदार बच्चे आते हैं, उससे पहले कंफ्यूज रहते हैं 11-12 तक, तो मैंने 12th के भी कुछ बैचेस लिए। तो मैं आज अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि यार पहले सीए कर लो और फिर यूपीएससी कर लो। तो सीए आपको नॉलेज दे देगी, यूपीएससी आपको पावर दे देगी। तो जो नॉलेज प्लस पावर का गेम है ना, वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। नहीं, सीए और यूपीएससी तो देखो, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, लेकिन है हमारे। लेकिन एक बात बताइए, है? हाँ। कौन है? अरे मेरे खुद के जानकार है, मेरे दोस्त हैं जो क्या कहते हैं, सीए क्लियर किया। अच्छा, उसके बाद यूपीएससी, हालांकि वो आईआरएस बने,
अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी एक यूपीएससी क्लियर करना यार अपने आप में बड़ी बात अपने है। हाँ बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है हमारे जैसे ही आप सीए क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपको मार्केट अच्छा पैकेज देती है, मैं आपको सही बताऊं। हम्म, तो जहाँ हमारा स्टाइपेंड कुछ हज़ारों में है, जी 5,000 रुपये, हाँ ठीक है, अब 5,000 से सीधे आपकी सैलरी चली जाए 5 लाख रुपए, हाँ हाँ हाँ, तो फिर आदमी क्या कहता है, घर पे नहीं बैठना भाई अब, जी जी सही बात है ना। यूपीएससी तो एक तपस्या की नहीं तो तरह है, कोई आपको घर बैठना पड़ेगा। उसमें एज भी तो मेरे हिसाब से मैटर करेगी तो कि हमारे यहाँ तो 22-23 साल में अगर आप ठीक से सीए बनने, तो 21-22 साल में सीए बन जाता है। बन जाता है। हाँ, अच्छा आप 12th के बाद सीरियस होइए, 21-22 साल तक सीए बन जाएंगे आराम से। 22 तक तो आराम से बन जाएंगे, मैं आपको बताऊं। अच्छा, बहुत लेट होंगे तो 23 तक बन जाएंगे। नहीं मैंने तो देखा है लोग करते रहते लेकिन हैं। अगर नहीं, कोर्स ही ऐसा है ना भाई, मैंने बताया ना, 10,000 हाँ, में से एक बच्चा बनेगा। फिर यूपीएससी के लिए भी टाइम निकालना कि भी। फिर मैंने कहा ना, जॉब में मत जाओ, सीधे यूपीएससी में बैठ जाओ। अगर वो क्रैक हो जाता है, हम्म, तो मैं कहता हूँ नथिंग इज लाइक दैट, उससे हम्म, बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखो, आप सोसाइटी में चेंज कब ला सकते हो, जब पावर में जब हो। पावर हो। जी जी। पावर आपके पास नॉर्मल तो आती नहीं है भाई, या तो आप बिजनेस इतने बड़े टाइकून बनो जी जी बिल्कुल। कि लोग आपकी सुने, जी जी, और है ना। या तो अंबानी बन जाओ। भाई अंबानी है साहब, अंबानी जी साहब जी हैं। जी जी। वो सही करते हैं गलत करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे तो सही लगते हैं, पर्सनल हम्म, लेवल पे देखूं। हम्म, चाहे अंबानी साहब हैं, चाहे अडानी साहब हैं, और भी हैं, विप्रो जी हैं, जी अजीम प्रेमजी साहब हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं हमारे हिंदुस्तान से। तो पावरफुल आदमी पैसे से बनता है, और पावर पावर से बनता है। तो पावर तो आपको पॉलिटिक्स देती है या फिर ब्यूरोक्रेसी देती है। जी जी। अच्छा हमारे, अब आप आए हैं हमारे यहाँ पे तो बहुत से लोगों को ये रहता है कि यार पूछते हैं लोगों से, जैसे सीए से या किसी से भी अपना एडवाइस लेते हैं हाँ, कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जो हम एक एक वेल्दी लाइफ बाद में जी सकें। क्योंकि देखो शॉर्ट में तो कोई भी मेरे हिसाब से ऐसी कोई पॉलिसी होती नहीं है कि तुरंत आपने पैसा डाला और अचानक से आप अमीर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बताइए कि आम आदमी के लिए कि वो पैसा अपना कहाँ मतलब डाले जो लॉन्ग टर्म में अच्छा उसको एक पैसा बन सके उसके उसके लिए। देखिए, पैसा डालने से पहले पैसा बनाओ। हम्म, छोटा छोटा डालोगे ना, तो छोटा छोटे के लिए तो मेरे को लगता है एसआईपी सबसे बेस्ट है। आजकल सभी वही वो बता रहे हैं सब, कंपाउंडिंग पावर गेम है उसमें। कंपाउंडिंग आप पावर। अगर आज से, मैं कहता हूँ, देखो आपकी एज क्या है भाई साहब? मेरी 29 है अभी। 29 है ना। जी जी 29 से अगर आज की डेट से आप एसआईपी शुरू करते हो, जी। और थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो इनकम का कुछ भी पार्ट आप डाल दो, और उसको टच ही मत करो और भूल जाओ। नहीं तो मैं आपको इसका एक कहता हूँ कि लिमिट तो होती होगी, ऐसे थोड़ी है कि भाई 5,000 डालोगे तो करोड़ थोड़ी बन जाएंगे वो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कंपाउंडिंग की गेम है, उसको भूल जाओ, इन्वेस्ट करते रहो। एक 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 फिक्स इंटरवल मिनिमम फिर पे भी कितना मंथली करें, डालना शुरू कर दो। कितना करें फिर भी? 4 4 डाल दो, 5 5 हज़ार की 4 डाल दो, अच्छा अच्छा। 20,000 रुपये निकालना शुरू करो। जी ठीक है, और 20 नहीं तो 10 निकालना शुरू करो। हाँ, कुछ कुछ स्टार्ट तो करें। ठीक है, धीरे हाँ धीरे करके बड़ा होगा, फिर पोर्टफोलियो में चेंजेस शुरू कर दो, जी जी धीरे धीरे करके। तो आपको खुद नहीं पता चलेगा, जब आप क्या कहते हैं 50-60 के आसपास पहुंचोगे ना, तो ना आपको बच्चों की पढ़ाई की टेंशन होगी, उनको कौन सी यूनिवर्सिटी भेजना है, कौन से कॉलेज भेजना है, देश में भेजना है, विदेश में भेजना है। जी जी ठीक है, और ना ही आपको इस चीज़ की टेंशन होगी कि इसकी शादी कैसे करनी है। जी जी। ये मैं आपको सच बोलता हूँ फ्रेंकली। हम्म। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एसआईपी में डालना शुरू कर दो। नहीं तो ठीक है, एसआईपी में अदरवाइज मार्केट तो रिस्क नहीं रहता फिर मार्केट का? एसआईपी में बड़े नॉलेजेबल लोग उसको मैनेज करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो, रिस्क वाली चीज़ तो हर जगह ही है। नहीं तो आपने मेरे से आप पूछा कि आजकल कहाँ डालें, है ना। ट्रेडिशनल वेज में जैसे लोग अपने ट्रेडिशनल वेज में तो भाई साहब लोग एफडी, सोचते थे कि आप प्रॉपर्टी ले लो। नहीं एफडी में डालते थे, एफडी में तो आपको सरकार 8% क्लेम करती है, और ये पीएफ। आज के टाइम पे 6 से 7% रही है। जी पीएफ सरकारी आदमियों का होता है, या हाँ। प्राइवेट वालों का भी होता है। नहीं चलो, सरकारी का तो एनपीएस जीपीएफ हो गया, होता है, एनपीएस। अब एनपीएस हो गया है। हाँ ठीक है, प्राइवेट वाले भी पीएफ में डाल दो, लेकिन पीएफ वाले भी तो कितना दे रहे हैं अल्टीमेटली? पीएफ पे भी जो 8 इंटरेस्ट साढ़े मिलेगा, 8 वही दे रहे होंगे। कुछ नहीं दे रहे। हाँ उतने से क्या चलेगा? एक बात बताओ, हाँ अगर मैं आपके रिटर्न के अंदर हाँ। इन्फ्लेशन रेट को ऐड कर दूं, इन्फ्लेशन रेट जी इन्फ्लेशन रेट तो हमारे यहाँ क्या चल रहा है? मेरे को आइडिया नहीं है। 10 से 12% है। अच्छा 10 से 12। अब 10 से 12% में आपने रिटर्न को चेक कर लो। अच्छा ये इन्फ्लेशन रेट का कुछ मतलब बताइए कि व्यू, मतलब 10 से इन्फ्लेशन रेट 12 आप का ये मान के चलिए कि आप 10 अगर से 12 29 कितना हो साल के जाता है? हैं, हम्म? 29 साल के हैं, जी तो अपने पेरेंट्स से पूछे कि आज से 25 साल पहले हाँ 100 रुपए में क्या आ जाता था और आज क्या आता है। जी जी, वो तो टाइम चेंज तो हुआ। तो यही सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं हम लोग। तो ये 10 से 12 इन्फ्लेशन रेट मतलब क्या, किस में रखें इसको, गुड बेटर मतलब क्या रखें नहीं, इसको? इन्फ्लेशन तो लाइफ में चलेगा, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो अच्छा, चलेगा ही अच्छा। चलेगा, उसे आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अच्छा तो मतलब इसको किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, मतलब खराब है, ठीक है, या मतलब ज़्यादा चल रहा है, ऐसा कुछ है? मॉडरेट है, आपके Moderate। कंट्रोल से बाहर है। जी जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको क्या बोलोगे? आपके जी, जी। कंट्रोल में क्या है? हम्म आप पैसा बनाओ, हम्म पैसे को सही जगह लगाओ, हम्म, है ना। जी जी और अब अल्टीमेटली अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। जी जी भाई टोटली अनसर्टेन है, लेकिन पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही बैठती है तो वो हाँ। सिक्योरिटी है। जी जी तो वो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी?
पुराने लोग क्या करते थे भाई, प्रॉपर्टी लेते थे, प्रॉपर्टी लेके उसे रेंट पे चढ़ाते थे हाँ। और रेंटल इनकम लेते थे। रेंटल इनकम, एक बात बताओ, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा, 2% रेंटल इनकम आती है आपकी, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है? नहीं बट मेरे को लगता है कि वैल्यू तो बढ़ रही है प्रॉपर्टी की। वैल्यू बढ़े, कैपिटल एप्रिसिएशन है, मैं मानता हूँ। हाँ अल्टीमेटली फिर कल को सेल आउट करोगे तो फिर कैपिटल गेन टैक्स वहाँ कैपिटल गेन टैक्स तो अभी बढ़ा है ना कुछ इस बजट में। नहीं गिराया उन्होंने, बट अलग तरीके से। उसमें वो कैपिटल इंडेक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे सी लाइन के अंदर, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी अगर आपने लेट से 10 साल पहले खरीदी थी और आज बेच रहे हो, तो हम कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगा के परचेज वैल्यू को आज की वैल्यू पे लेके आते थे कंपैरिजन के लिए, और फिर नेट अमाउंट को हम लोग टैक्स करते थे। टैक्स करते वो तो खत्म, अभी बोल रहे थे कि वो नहीं करने हैं वो फिर 20.5% लगता था पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और एक तो क्या है, कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो उसका एक पीरियड डिसाइड किया हुआ था 36 महीने, 3 साल के तौर पे। अभी उसको 24 महीने पे कर दिया, 2 साल कर दिया। इंडेक्सेशन लगा हुआ है अभी, मैंने तो सुना था अभी शायद हटा दिया, हटा दिया ना अब अभी तो, हटा कुछ दिया। ये कुछ कंट्रोवर्सी अभी कुछ हटा होगा, दिया, हट गया ना अब तो हट गया। इंडेक्सेशन टैक्स। अच्छा अच्छा 12.5% टैक्स लगेगा अब आप पे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में, और इंडेक्सेशन का कोई तो benefit मतलब नहीं है। अगर SIP में डालेंगे और हमारे 1 करोड़ रुपए हो गए तो 12.5 लाख रुपए हम मतलब सरकार को दे दें, मतलब यही देने हो तो ना। पड़ेंगे। लेकिन अगर SIP, देखिए SIP बड़ी अलग गेम है। कभी आप बैठेंगे और ऑन पेपर मैं आपको समझाऊंगा तो SIP में जो कंपाउंडिंग पावर का गेम है ना, वो इतना अलग है जो नॉर्मल आपको दिखेगा भी नहीं, और हो जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत से हैं जो SIP के बारे में कंपाउंडिंग भी बता रहे हैं। बोलते हैं, देखो जिसको अब जैसी नॉलेज है, पर अच्छी चीज़ है, मैं आपको इतना अच्छी बताऊं, चीज़ है, इतना तो करना चाहिए लोगों को। करना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझे कि पूरा पैसा डाल दे SIP में या थोड़ा नहीं नहीं, पूरा तो नहीं, हाँ। पूरा कभी भी कहीं मत डालिए। जी जी। एक पोर्टफोलियो सही तरह से बनाइए जिसमें आपका मेरे ख्याल से कितना डाल दें, 50-60%, 70%? नहीं, मैं कहता हूँ 20% ब्रेक करके डालिए। अगर आपके पास एक एक्स अमाउंट है, उस एक्स अमाउंट का 20% आप SIP में डालिए। एक्स अमाउंट तो जैसे हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से कैसे करें 10,000 तक तो देखिए आप यहीं डालिए, लेकिन अगर हाँ। आपके पास ऐसा है कि करोड़ रुपए है, तो करोड़ नहीं, में मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो। मंथली, देखो सैलरी क्लास के लिए तो मैं कह रहा हूँ SIP बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे किसी की सैलरी 50,000 है तो कॉमन मैन का इतना ही होता है, 40-50 60-70 इतनी चली जाएगी, तो उनके लिए बेस्ट SIP है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 साइड करके चलिए और SIP में डालते रहिए, जी जी। है ना। जिसको मेरे को ये देखिए, जिसको नॉलेज है उसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हम्म, और जिसको नॉलेज नहीं है हम्म, और वो चाहता भी है कि छोटा अमाउंट बड़ा हो जाए, हाँ तो वो हाँ, SIP सबसे अच्छा होता SIP है। है। SIP सबसे ठीक है। और मिनिमम कितने टाइम के लिए डाल दें इसको? मैं कह रहा हूँ डाल के भूलते रहिए, तो मतलब मिनिमम जो लॉक इन पीरियड चलता रहे 10 साल 15-20 साल कितना? 20 साल तो रखिए कम से कम, तभी पैसा बनेगा। तब आपको दिखेगा कि क्या किया आपने। जी जी। जब आपको लगेगा ना, जब सब लोग ये कहने लगे आपने कुछ नहीं किया जीवन में, तब भी आपको दिखेगा कि क्या 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 कर दिया आपने। जी जी। वो उसका पोटेंशियल आपको तब नजर आएगा 20 साल के बाद। जी जी। अच्छा, ये अभी बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल स्कैम्स चल रहे हैं, पोंजी स्कीम्स का सुना होगा शायद आपने। पोंजी स्कैम तो पुराना हो गया शायद अब तो। पोंजी स्कीम होता है, पिरामिड स्कीम होता है इसमें। हाँ हाँ। हाँ। तो इसके बारे में लोग मतलब कैसे बचे इनसे? ये जो ये आजकल चल रहे हैं ये मतलब देखो पोंजी स्कीम्स क्या होती है, बहुत सारे गेम नहीं है ये रमी सर्कल और ये मतलब बहुत सारे हैं, इनका नाम तो हमारी सरकार इस पे काफी लगी हुई है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जितने भी बड़े-बड़े सारे आदमी बड़े हैं। सेलिब्रिटी, सारे जी, बड़े जी, क्रिकेटर्स सब सबके सब उतर गए, सबके सब एडवर्टीजमेंट एडवर्टीज एंडोर्स कर रहे हैं, जी है ना। क्यों? उनको कोई मतलब ही नहीं तुमको नुकसान होता है क्या होता है। जी जी उनको तो बस क्या है कि उनकी एंडोर्समेंट फीस मिलती है और अपने हाँ। घर जाके बैठ जाते हैं। जी। हर आदमी की लाइफ में अपना अपने तरह का स्ट्रगल चल रहा है, उसको कहीं से ही, सुनिए मेरी बात, हर आदमी की लाइफ में एक्चुअल में बड़े अलग तरह का स्ट्रगल चल रहा है। आपको हाँ। दूर से देख के लगता है कि सेलिब्रिटी की लाइफ बड़ी अच्छी है, जी। लेकिन किन की अच्छी है? सबकी नहीं है। सबकी नहीं है। हो सकता है कि किसी के ऐसे भी लाले पड़ रहे हो कि बेचारा रेंट भी ना पे कर पा रहा हो मुंबई के अंदर बैठ के, जी, तो जी। और कुछ थोड़े ठीक लोग हैं, अगर वो आपको आके ऐड कर रहे हैं कि भैया इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, पोकर गेम हो गया, लूडो गेम हो गया, पता जी, नहीं जी। क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जब सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई तो एक मुहिम चला दी कि इनसे टैक्स की रिकवरी करो, जी जी। ठीक है। टैक्स कितना है, कितना लेते हैं इनसे? अब तो सीधे 28% GST लगा दिया है, पहले 18% था, अच्छा अच्छा। लेकिन रिकवरी इसकी हो भी नहीं पा रही है। एक तो ऐसा सॉलिड स्कैम है जो मैं आपके चैनल पे तो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि हाँ, मतलब वो नहीं कर सकता मैं। अच्छा अच्छा। उसमें तो फिर क्या है, हो सकता है कल को मुझे और आपको ही उठा ले कोई। है तो इसमें मतलब एक्चुअली स्कैम्स। जब से मैं ये थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ उसका, हाँ बीच में मोदी साहब की लहर थी, हाँ। इन्होंने चाइना से ऑपरेशन हमारे कट किए, जी जी सारे रिलेशन कट कर दिए, जी जी। है ना। मेड इन इंडिया का हाँ, कंसेप्ट चला था। लेकिन चाइना आपको लग रहा है कि वो शांत बैठा हुआ है? जी जी। नहीं बैठेगा वो। उसने दूसरी रूट पकड़ ली है। वो पोर्चुगीज के थ्रू होके पोर्चुगल रूट पकड़ के यहाँ कंपनीज खुलवाते हैं। अच्छा अच्छा। और
मेरे को स्टेट का भी नाम पता है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा तो फिर वो नहीं, वो गलत गलत कंट्रोवर्शियल। हो जाता है। जी 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 ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, हाँ। अगर एग्जांपल के तौर पे पकड़ना है तो कैपिटल सिटी रहा है हमारा किसी टाइम पे। हम्म ठीक है, और वहाँ से लगभग मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से 90% स्कैम वहाँ से होते हैं। वहाँ पे कंपनीज बनाई जाती है फर्जी, उसमें कौन आदमी ऑन बोर्ड किया जाता है पता ही कुछ नहीं है। जी जी। डायरेक्टर वायरेक्टर बना देते हैं कम उम्र के, ना उसका ऑफिस होता है, जीएसटी वीएसटी ली जाती हैं, उससे क्या कहते हैं आपके ये जो गेम्स चलती हैं जी जी। ऑनलाइन गेम्स, इसको करना शुरू करते हैं। और उसमें जैसे आपको मान लीजिए आपने कल खेला 5,000 रुपये, आपके 5,000 कितने बनेंगे 15,000, कल डाले 1 लाख रुपए, 1 लाख से बन गए 2.5 लाख। अब आपको लग रहा है कि लॉटरी लग गई, जी मजे आ गए, हाँ है ना? वही सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर और पैसा डालेगा अरे तो। भाई साहब, लॉटरी के अंदर आप जीत रहे हो, हाँ ये आपका गुड लक नहीं है, ये आपका बैड लक है। जी जी। उसके बाद आप लगाओगे ना, वहां से मरना शुरू हो जाओगे। वो लत लग जाएगी। वो लत नहीं लगेगी, आपको लगेगा वो जो मेरा बना है और बनाऊं, जी जी। और फिर वो डूबेगा, हम्म और फिर जो बनाया वो भी गया, और जो लगाया था वो भी गया। जी फिर जी उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए पागल हो गए, जी। रिकवरी, हाँ हारेंगे तो उसको रिकवरी तो है ना? करना ही है। और वो सर्कल है, विशियस सर्कल, फंस के रह जाओगे उसमें। फिर आदमी को ये लगता है कि यार, क्योंकि कितना गवाओगे उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। सही बात है। अच्छा अभी आपको एक लगता है कि यार मैं 1 से 2 बनाऊंगा, आप सिर्फ इस टारगेट को पकड़ के बैठे हो। जो पीछे मैनेज कर रहा है ना उस चीज को, हाँ जी जी। वो ये सोच के बैठा कि आपकी जेब से 10 लाख रुपए कैसे निकालने हैं मुझे, और ये 10 लाख वाले तो आपको तो एक हो। सोचो कि अगर हमारा 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 2% भी लोग इसको खेल रहे हैं और वो डिफरेंट कंपनीज को खोल के रखते हैं, तो कितनी है? सरकार की रिकवरी का टारगेट है 65,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ सिर्फ लॉटरी से। लॉटरी से ये जो चल रहे हैं, जितने ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, ये अभी हुआ भी नहीं है। चल रही है, मुहिम चल रही है जबरदस्त, काफी टाइम से चल रही है, लगभग 2 साल हो गए शायद तक जी जी। लगे हुए हैं। अब जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल कैसे करें? नहीं क्योंकि होता। देखो क्या है ना, ये जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग होती है, ये- गेमिंग जो भी है वो ये- प्योर स्पेकुलेशन होती है, इसको सट्टाबाजारी इलीगल बोल सकते हैं हम? है। इलीगल, तो नहीं तो इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल जिसको सरकार ने इलीगल ठहराया है एज पर दी जी प्रोविजंस, जी या कोई भी लीगल नॉर्म्स के जी। हिसाब से। अब इन्होंने क्या करा, कागजी फॉर्मुलेशन जो है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है, उसको इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे उसको बनाते भी हम लोग हैं। सही बात है। हम लोग मतलब हाँ CS। ज़्यादातर, अब मैंने कहा ना हाँ, कि legal हमारी में। ज़रूरत क्या पड़ती है आपको तो जी ये पता है कि भाई टैक्स बचाते हैं। जी जी हमारी ज़रूरत क्या होती है? कंपनी खोलना। अब कंपनी कैसे खुल सकती है? अल्टीमेटली फिर वही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोक लगानी पड़ेगी। हम क्या है ना, कुछ जिम्मेदारी तो जैसे गवर्नमेंट की है, मेन गवर्नमेंट की है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जी। हम लोग क्या है, 2 पैसे कोई ठीक से देना तो हम कहीं पे भी साइन करने को तैयार हैं, हम कुछ भी बनाने को तैयार हैं, है ना? आपने बोला कि यार ये कंपनी बना के दे दो, हम कर देते हैं। जी। अल्टीमेटली क्या होता है, वो कंपनी हमसे बनवा लेते हैं। अगर कोई एक कंपनी मेरे को 2 लाख रुपए फीस दे रही है, ये मेरे को 10 लाख रुपए फीस दे रहा है, मैंने कंपनी बना दी, मुझे लग रहा है कि मेरे को यार 8 लाख रुपए का फायदा है, लेकिन वो मेरे को 8 लाख रुपए देके कितनी पब्लिक का पागल बनाएगा, कितनी पब्लिक का पागल बनाएगा, आपको आइडिया भी नहीं है। अगर 70,000 करोड़ की रिकवरी गवर्नमेंट सोच रही है विद 28%, अच्छा तो इसको ग्रॉस कैलकुलेशन करो तो ये कितना बड़ा बिजनेस है, और ये मैक्सिमम एक स्टेट से चल रहा है। तो सरकार को पता है ये चीज़ कहाँ से? पता है तभी तो कर रही है रिकवरी के जो मुहिम चलाई है। नहीं तो ये मेरे हिसाब से, ये तो मेरे हिसाब से इलीगल नहीं है ना ये सब। इलीगल के लिए आप नहीं, ड्रीम मार्केटिंग कंपनीज को रोको ना, कि इस तरह की कंपनी जो गेमिंग में है हाँ। उसकी कैसे भी ऐड नहीं होनी चाहिए। नहीं, ड्रीम 11 और ये माई सर्कल ये सब है ना, अरे मतलब भाई एक बात बताओ, ये तो चल रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छे से बढ़िया हाँ तो ये अच्छे से बढ़िया टीम बना रहे हैं लोग, अपना आप खेल चेक रहे हैं। करना शुरू करो इनके पीछे एक्चुअल में कौन मिलेगा। अच्छा चलो सुनो, अभी रिसेंटली राज कुंद्रा साहब है, जी हालांकि मुझे नहीं नाम लेना चाहिए, जी बड़ा आदमी है, हाँ, बड़ा इन द सेंस मतलब पैसे से बड़ा है, जी जी सही ठीक है, लेकिन अभी पीछे फंसे हैं कई चीज़ों में। 6600 करोड़ पोंजी स्कीम में फंसा है वो आदमी। अच्छा 6600 करोड़ की, ये गेम्स और वगैरह पोंजी ये- नहीं पोंजी स्कीम में क्या होता है? पोंजी स्कीम का मतलब पता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता। पोंजी स्कीम का मतलब होता है जब मैं किसी भी दूर दराज बैठे हुए आदमी को ये लालच दूं कि आप एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, लेट से 5,000 कीजिए, हाँ, और मैं 5,000 पे आपको 50,000 बना के दूंगा। हाँ, कितने टाइम में? 6 महीने में, अच्छा 2 महीने में, अच्छा, वो टाइम, कुछ भी टाइम, वो टाइम डिसाइड और वो टाइम इतना शॉर्ट टर्म होता है। अब एक बात बताइए यार, एक तो- बैंक में आप 5,000 रुपये डालो, उस पर जी, जी। 3% बनता है 150 रुपये पूरे साल के अंदर, जी जी और मैं आपको 50,000 बना के दूंगा कितने महीने में? 6 में। आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए पैसा कहाँ से लाएगा। जी सही बात ये है। जितनी भी पोंजी स्कीम्स होती हैं इनके पास एक्चुअल कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती ही नहीं है। ये क्या होती है, पहले 10 आदमी जोड़े, हाँ 10 आदमी से पैसे बनाए, और उनको क्या लालच दिया कि आप इतने आदमी लेके आओ, इतनी इन्वेस्टमेंट कराओ ऑन बोर्ड,
उसके बाद हम आपको इतना अमाउंट देंगे। शुरू के जितने भी लोग होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट देते हैं और नए जुड़ने वालों को टाई फिश, और बाद में ये कंपनियां स्कैम में फंस जाती हैं और फिर एकदम से ख़त्म। अच्छा अच्छा, तो ये फिर हेरा फेरी की तरह वो हाँ जी बिल्कुल, जो पैसे कितने कितने दिन में पैसा डबल, 20 दिन में पैसा डबल, वो सब वो पोंजी स्कीम एग्जैक्टली वही है ना, वही है ना, बिल्कुल। एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा। जब आपको लगे ना एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे आपको बड़ा रिटर्न दे दें और एक्चुअल में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बेस तो कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट बेस का मतलब समझते हैं आप क्या? जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप, उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं हर तरह की, चाहे वो एविएशन सेक्टर के अंदर है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे बाकी चीज़ों के अंदर है ना, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है, रिलायंस है, वो अलग अलग मल्टीपल बिजनेस है, अडानी ग्रुप है, वो अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही हैं, तो ये अगर इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा सेफ है। सेफ है। ठीक है, ये मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, मतलब कहीं किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको अपनी रिसर्च तो एक करनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में मैं जिस पे पैसा लगा रहा हूँ वो कोई वो है धंधा कर भी रहा है या नहीं या कर खाली बस घुमा रहा है। सही जो बात। खाली घुमा रहा है फिर अल्टीमेटली वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी फंसता है, बहुत सारी चीजों सही में चीज, फंसेगा, सही बात है ना। सरकार देखो कर तो रही है, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग अ नॉर्मल मैन हम लोग की भी ये जिम्मेदारी है कि थोड़ी अवेयरनेस तो हमको भी चाहिए। हमको भी चाहिए, सही हैं? बात। आप पैसा डाल दोगे, जैसे अच्छा आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा किसी भी आदमी के अकाउंट से इतने पैसे निकल जाते हैं, कभी वहाँ बैठे हुए एकदम से मैसेज आ जाते हैं, है ना। चल रहा है आजकल, जितने यूपीआई पेमेंट्स बढ़े हैं उतने ही उसके स्कैम्स भी बढ़ने शुरू हो गए किसी के भी अकाउंट से। मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त हैं, आप कहोगे कि अनजान आदमी या फिर क्या कहते हैं गरीब आदमी मरता है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 18 लाख चले गए अकाउंट से। अच्छा, पढ़े लिखे के अकाउंट से अरे भी जा भाई रहे हैं? साहब पढ़े लिखे छोड़ो, ऐसे ऐसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, वहाँ खुद सीनियर ऑफिसर्स की जेब से गए हैं पैसे। अच्छा अब उनके निकल गए तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये कार्डियोलॉजिस्ट साहब के तो निकल नहीं पाए। अच्छा। और बतेरे ऐसे हैं, आप बैठे कहीं पे सर्च किया कस्टमर केयर का नंबर, वहाँ पे वो मैपिंग करके रखते हैं चीज़ों का, और जैसे ही आपका ओटीपी ले या ना ले, स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं मुझे नहीं पता, देखो टेक्निकल चीज़ें हैं वो लोग ना, उनके आप आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकते हो, और आपके पैसे बस धड़ाधड़ मैसेज करते डेबिट 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 डेबिट, जब तक पूरा साफ नहीं होगा जब तक होता है ये चीज़। तो इससे बचे कैसे, मतलब क्या क्या करें बचने के लिए? अवेयरनेस, अवेयरनेस तो जैसे ओटीपी, अवेयरनेस ही है एक ओटीपी चीज़, तो नहीं बताएंगे कि तो कहीं पे भी ऐसे नहीं जाके, अगर कोई ज़रूर लगता है, जैसे आजकल बैंकों में चल रहा है, हाँ तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो एक तो पर्टिकुलर उस अकाउंट को लिंक करें जिसमें मैक्सिमम अमाउंट आपका ना पड़ा हो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही है तो बैंक में जाके कंसल्ट करें, रादर देन क्या कहते हैं कहीं पे भी फ़ोन में ला दिया और बात करनी शुरू कर दी, या फिर कैसे भी फ़ोन आ जाते हैं एकदम से, जैसे आपने देखा होगा कि सर आपकी क्या कहते हैं बिजली का बिल पे नहीं हुआ आपका, कल से बिजली कट जाएगी। कट जाएगी। अरे यार पता तो करो कौन फ़ोन कर रहा है, सही बात है। या एकदम से पागल हो गए। वो कुछ भेजते होंगे लिंक कि इस पे कर वो दो, लिंक आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो आपसे ही इन्फॉर्मेशन हाँ, मंगवाएगा, हमसे ही जाएगी। सही बात ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम तो इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो आपसे ही लेगा वो, बस वो ट्रैप होता है, वो छोटे से उस ट्रैप में आप फंस रहे हो तो फंस के वो कर जाएगा काम, उसके बाद ढूंढते रहो, पुलिस भी लगी पड़ी है। अभी एक सीरीज भी आई थी हर नेटफ्लिक्स पे। मंथली बहुत मेजर करोड़ों में है ये, परसेंटेज आपके नोएडा से होता है। अच्छा। हाँ, आईटी सेल को पूछ के देखो, पागल हो रखे हैं। और एक सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स पे इसी पे, कि ये जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है जी। तो उस पर यही था कि उस सीरीज को आप देखोगे ना तो उसमें आपको पता लगेगा कि वहाँ पे तो जमतारा करके सीरीज है शायद, जमतारा। अच्छा मैंने नहीं देखी है। तो उसको देखना, उसमें मैंने देखी थी, तो उसमें वही है कि मतलब लोग खेतों में बैठ के, छोटे छोटे बच्चे उनको दे रखे हैं फ़ोन, हाँ जी, वो आपको फ़ोन करेंगे जी, कि आपका जो एटीएम है वो एक्सपायर होने वाला है। ये सब चीज़ें कोविड के बाद बहुत बढ़ गई है, मैं आपको जी बताऊं। जी, कोविड में ना बहुत लोगों की ठीक है। हालत खराब उसमें हुई। दिखाते हैं कि वो उसमें खेतों में बैठ के फ़ोन कर रहे हैं, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, हाँ जी, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इस पे आप ये करिए, कुछ भी डिटेल डालिए, जी, आपका एटीएम हम भेज देंगे। हाँ जी, तो ये चीज़ थी उसमें, मैंने देखा तो यार ये तो हो रहा है, स्कैम तो ठीक ठाक लेवल पे हो रहा है, लेकिन पुलिस भी कहाँ तक करेगी, खुद अवेयर होना मेरे लिए। पुलिस भी कितना करेगी, मैं वही कह रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे कोई Self आदमी मेरे से aware- पूछे कि यार कल को गरीबी हटानी है, हम्म, हटा सकते हो? कैसे हटाएंगे, नहीं हटा पाएंगे एकदम जब तक आप आदमी को इतना जिम्मेदार ना बना दो कि वो खुद गरीबी से नफरत करने लगे, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे करके वो निकल सकता है उस चीज़ से बाहर, तो आत्म जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ ही काम करती है अल्टीमेटली किसी भी चीज़ से बाहर निकलने में, चाहे वो गरीबी है चाहे कुछ है। नेता आपको कब तक खिला देगा? सही बात। अगर एक बात बताइए, आपको ही क्या कहते हैं, आपके घर के बाहर एक गरीब बैठता है और रोज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जी। कितने दिन खिला दोगे भाई? सही बात है,
2 दिन के 3 दिन 4 दिन दे देंगे। सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाओ उसको। सही बात है। उसके लिए क्या कर सकते हो? एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन, जी जी है ना। तो एजुकेशन पे जब आप अच्छा काम करोगे, सरकार को भी लेने चाहिए जी और जी। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी है। आपने खुद देखा होगा देखो बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंधेरे में एक दिया भी काफ़ी है। हम्म, अगर एक गरीब बच्चे का आदमी आईएएस तक भी बनता है ना, हम्म, तो फिर उसे आईएएस बनने के बाद वो काम करना चाहिए कि बाकी लोग भी काम जो उसके बन सके। बन सके। सही लेकिन बात होता क्या है ना कि फिर ऊपर की कहानी बड़ी अलग हो जाती है। है। सही बात है, भूल जाते हैं लोग। हाँ, फिर पावर आने के बाद भूल फिर। गया था एक्चुअली। क्या है, यहाँ हर आदमी कहने वाली बात है, देश सेवा वो एक आदि आदमी कर रहा है, बाकी सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। सही बात है, सही बात ठीक है ना। है। लोग अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बीच में, अब कर रहे हैं कर रहे हैं, तभी देखो, तभी वो चल रही है सोसाइटी भी। उनको सपोर्ट नहीं मिलता। फिर देखो ऐसे लोग तो होंगे ही जो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो चल रही है सोसाइटी। भाई आप अगर देखें तो बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं मेरे मोदी हिसाब साहब से। अच्छा काम नहीं कर रहे, नहीं, मुझे तो लगता है बढ़िया काम कर रहे है हैं, ना। तभी तो तीसरे टर्म में आ गए। लेकिन करने कितने लोग दे रहे हैं? सही बात एक बार वो तो अयोध्या मंदिर बन गया आप लोगों है। का, हाँ, उसके बाद वो अयोध्या से हार गए, ये तो गलत था। इसका तो देखो दुख हुआ। है ना। दिल से दुख हुआ इसका तो, मतलब जो भी है वो चीज़ था, लेकिन वहां से तो जीतने तो चाहिए यार थे। आदमी को एक अप्रिसिएशन तो बनता है ना अगर वो काम सही करता बात, है। सही बात है। देखो राम मंदिर मेरे हिसाब से ना एक। देखो उन्होंने वोट बैंक के लिए नहीं करा, हाँ जहां तक सही। मैं समझता हूँ, यार लेकिन काम तो हमारे लिए किया। वोट बैंक के लिए करते तो इसको और खींचते ना। तो कम से कम एक आदमी जो आपके लिए खड़ा हुआ है इतने सालों बाद, हम्म। उसको यार उतना तो हक दो कि वो अगली बार और कुछ कर सके। देखो अब तक तो राजनीति तो हो रही थी उस पे, ये केस चल रहा था। अब जो भी सरकार हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। आप बना आर्टिकल कहाँ? 370 पे देख लो परसों की न्यूज़, ये दोबारा से मांग कर रहे हैं उसको स्पेशल स्टेटस की। हाँ, ये तो जबरदस्ती वाला। जबरदस्ती क्या, यही है। फिर से वो कुछ जम्मू कश्मीर में था ना, उनके झड़प हो गई थी बीच में, उन्होंने शायद पास भी करवा दिया है, कुछ प्रस्ताव पास करवा वो दिया। फिर अलग मैटर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो है ना, वो चीज़ें। चलो, हम ये टॉपिक से भटकते नहीं है। जी जी जी। ये कुछ ये बताइए कि जैसे ये कुछ अमीर लोग जो हैं, हम्म। इनके पास कुछ फॉर्मूला है क्या कुछ, मतलब आपने देखा ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। नहीं नहीं, देखो स्कीम क्या ऐसा माइंड सेट का खेल है सारा? सब माइंडसेट का गेम है, और माइंडसेट के बाद देखो सपोर्ट का भी गेम है, और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का भी गेम है। जी। ऐसा नहीं है। अब जैसे अभी आज के टाइम पे देखो, दोनों भाई थे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जी जी। दोनों अलग हुए। हाँ हाँ। अनिल अंबानी साहब को देख लो आप, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत आदमी है, लेकिन मैनेजमेंट देख लो उसकी, है ना, वो नीचे आया है। नीचे आ गए। और मुकेश अंबानी साहब ऊपर, ऊपर और है। इन सबसे ऊपर है अडानी साहब। अच्छा, वो हाँ, फर्स्ट अडानी तो। जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, हाँ, फर्स्ट जनरेशन है वो। और वो उस लेवल को टच कर गए हैं जिस लेवल को अंबानी थर्ड जनरेशन में है अब। हाँ, थर्ड जनरेशन। जहाँ वो अब खड़े हैं वहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जहाँ आदमी को अपॉर्चुनिटी दिखती है, बतेरे लोग क्या करते हैं, यार ये दिक्कत है, ये नहीं हो सकता है। जी जी। जैसे कितने लोग क्या बोलते हैं कि कल को अगर अडानी साहब भाग जाए, बड़ी स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी, और अखबार भी भरा रहता है। हाँ हाँ, अखबार भरा हो या ना भरा हो, आपका यूट्यूब तो भरा रहता है उस चीज़ बड़ा से, रहता है। सही बात। कि यार कल को अगर अडानी भाग गया जी जी, तो हमारा देश तो 25 साल पीछे चला 25 जाएगा, साल 50 साल पीछे चला जाएगा, या जहाँ से आज़ाद हुए थे वहीं के वहीं वहीं खड़े आ हो जाएंगे। जाएंगे। पागल आदमी है, मैं बताऊँ। ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस सही। आदमी के बिजनेस को देखो, उस आदमी की बैंक की फंडिंग को देखो, उस बैंक की फंडिंग में जो कोलेटरल गया है, उसके पहली बात तो उसका फंडामेंटल बिजनेस सारे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। जबरदस्त। मैं देखिए, अब हम सीए हैं, मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बोलता। मैं खुद अगर बोलूँ तो मेरे को स्टॉक मार्केट की काफ़ी नॉलेज है, लेकिन मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता। ठीक है, एसआईपी भी तो स्टॉक मार्केट में जा रहे है, पर मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं अब आप बोलोगे आप खुद दूसरों को प्रमोट कर रहे हो। हाँ। आपने मेरे को बोला एक नॉर्मल आदमी जी जी। को जब नॉलेज ना हो तो वो अपना पैसा कहाँ लगाए, कहाँ लगाए? तो मैंने कहा एसआईपी। ठीक है, आपने बोला कि वो तो रिस्क है, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट कुछ नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, उसकी वो फीस भी लेते हैं। अब आ जाइए अडानी साहब के पास। अडानी साहब का फंडामेंटल बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, किसी भी सेक्टर के अंदर पकड़ लीजिए, जैसे अभी ग्रीन एनर्जी को लेके पकड़ लीजिए, सोलर के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर देख लीजिए, ये तो माइंड सेट का क्या इसमें गेम है? माइंड सेट का क्यों नहीं है? जिस चीज़ में आपको लगेगा नकारात्मकता, हाँ, ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता, अगला आदमी उसी को कर रहा है। अभी काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एक टाइम था जब आपको क्या लगता है ईवी पहले नहीं आई थी? ईवी तो थी, मुझे लग रहा है काफी टाइम से, बहुत पहले से थी, लेकिन हर बिजनेस के अंदर ना ऊपर बैठ के कार्टेल बनता है, वो आने नहीं देता जब तक उसे लगा, उनको लगा पेट्रोल तो अभी खोजा हमने, तो पेट्रोल से तो अभी पैसा बनाना है,
सही तो जब बात। अभी पैसा बनाना है तो हम अगर ईवी आज आ जाएगी तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने आने नहीं दिया, इतना टाइम लग गया हमको दोबारा वापस आने में। अब कैसे आ रहा है? आप कोई भी ब्रांड बोलो, इवन मर्सिडीज, BMW जितने भी है ना, सभी सबके सब ईवी के अंदर उतर गए। ईवी के ऐसी अंदर। क्या आग लगी एकदम से, हम्म। है ना? अब एकदम से आपको समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। सही बात है। तो किया किसने है? तो आपने ही तो किया है धीरे धीरे करके। नहीं तो कोविड के अंदर 7 दिन में नजर आ गया था सबको दूर तक, हाँ, है ना? कोरोना में ऑफिस जाते थे ये पूरा। नेचर है, कितना जबरदस्त अपने आप को हील करता है। सही बात। अब हाइड्रोजन के ऊपर बात चल रही है हाइड्रोजन से है ना? चलेंगी गाड़ियाँ। अभी कर रहे हैं कि भैया पेट्रोल को छोड़ के डीजल को बंद कर दो आप, तो बंद करने ही नहीं दे रहे लोग, हाँ, डीजल को बंद हो जाना चाहिए। है ना? गडकरी साहब तो अभी हाइड्रोजन की गाड़ी चला रहे हैं खुद ही। हाँ। हाँ, अच्छा। अरे भाई साहब, उस आदमी का विजन देखो कभी आप। नहीं, मुझे गडकरी। लगता है कि अगर वो पॉलिटिक्स में ना होते तो उनसे बढ़िया बिजनेसमैन नहीं होता शायद कोई। गडकरी साहब तो बढ़िया है कमाल, उनका। अद्भुत आदमी है। उन आदमी से हालांकि मेरा तो कभी मिलना हुआ नहीं, बट अगर मिलना भी होगा तो मैं, जबरदस्त आदमी है। एक मोदी साहब जिनका विजन बड़ा अलग चल रहा है, और सबसे अच्छी बात है दबता नहीं आदमी, हाँ, ये तो है ना? दबाने की आप कोशिश करो तो बड़े एडमेंट डिसीजन होते हैं। एडमेंट का मतलब ये नहीं कि गलत डिसीजन है, सही डिसीजन है। अगर उनको लग रहा है कि वो सही है तो फिर सब सही है। है ना? पब्लिक एट लार्ज के लिए अगर कोई सही डिसीजन लेना है तो लेते हैं वो लोग। अब आते हैं सॉरी अडानी साहब के ऊपर। अगर उनको 60,000 करोड़ भी मिला हुआ है ना, तो जो कोलेटरल उन्होंने दी हुई है वो 1 लाख करोड़ की दी हुई है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, लोग तो बोलते हैं कि बैंक से इतना कर्जा अरे ले नहीं रखा है, सर, बैंक ऐसे ही कर्जा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ऐसा कोई एक बंदा बता दो जो क्या कहते हैं वापस कम बैक कर किया हो। एक बंदा दिखा दो ना मुझे। शॉर्ट सेलिंग का काम करती है हिंडनबर्ग, प्योर। बैंक कुछ तो लेती होगी ठीक है। कोलेटरल के तौर पे, जब अगर लेती है ना। आप पैसा चले देता जाओ है। ना, आप होम लोन लेके आओ, सही आपका बात। घर चला जाएगा गिरवी। आप कार लोन लेके आओ, आपका गाड़ी चली जाएगी, सही बात है। है ना? सब कुछ तो जाता है। तो जब इसको लोन दिया गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, जो ये मतलब तो वो कुछ बात जो लोग बोलते हैं ना जो कि- थे भाग गए हमारे देश छोड़ के, हाँ तो उनका भी तो कुछ होगा कोलेटरल, या उस फिर पर तो देखो सरकार काम कर रही है, उनका कोलेटरल तो था नहीं। इसलिए देखो वो बड़े फ्रॉड्स हैं, मैं आपको सही हाँ, वो बताऊं। तो देखो वो PNB में भी हुए, ठीक ठाक। SBI में भी हुए, ठीक है? अब कोशिश कर रहे हैं, बैंकों ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज ड्राफ्ट करी हैं। जी जी। हर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फंड सेग्रीगेट किया है कि हम इसको मैक्सिमम इतना फंड एलोकेट करेंगे, उसको हेडरूम बोलते हैं। ठीक है? ये कि मान लीजिए आप कल को गए और कहते हैं कि भाई मेरे को एविएशन सेक्टर के अंदर जाना है, और एविएशन सेक्टर के लिए बैंक में गए SBI के पास, तो SBI आपको बोलेगा यार हमारे पास तो हेडरूम अवेलेबल तो है 10,000 करोड़ का, लेकिन सिर्फ ये एयर इंडिया के लिए है, या ये इंडिगो के लिए, या इसके लिए बचा हुआ है, आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। जी जी। तो ये सब किए किस लिए? सेफ गार्ड के तौर पे लिए गए हैं। ठीक है? हाँ, जो चले गए हैं उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, कैसे उनसे रिकवरी हो सके। उनके जो भी एसेट थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे या वैसे, उनको वो सबको सीज किया गया, उनसे जी। रिकवरीज चल रही हैं। वो एक अलग तरीका होता है पूरा का पूरा। तो वो चीज़ है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे स्कैम्स ना हो आने वाले टाइम देखो में। चाहते तो सबको ही है, अल्टीमेटली तो उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। मैं आपको सही बताऊं हाँ, पब्लिक का ही पैसा भाई, है। देखो एक बात बताओ, बैंकों में पैसा आप डालते हो, हाँ, बैंक आपको कितना दे रहा है? 3%। 3-4, इतना ही, 4 भी, हाँ, 3-3.5%। 3%, अभी स्टैंडर्ड है 3%। अगर आप FD वगैरह कर दोगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको 7 से 8% के आसपास। अच्छा। ठीक है? और बैंक क्या करता है, उस पैसे को मार्केट में लगाता है। हाँ, किसी ना किसी को देगा ही, तभी तो। ठीक है? और जब मार्केट में लगाएगा उससे पैसा बनाएगा, आपको देगा। ये बैंक का अपना एक मॉडल है। जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है वो क्या करते हैं, बैंक से पैसे उठाते हैं, जिसको डेट फंड बोलते हैं हम लोग, और एक होता है इक्विटी फंड, वो आता है मार्केट में, आप शेयर्स इशू करते हैं IPO के थ्रू, है ना? इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं हम लोग, लिस्टिंग वगैरह करा के। अच्छा, IPO का भी बजट लंबा हो जाए वो तो फिर शेयर मार्केट में ज़्यादा चले जाएंगे हम। हाँ। IPO का भी जबरदस्त चल रहा है इस टाइम। तो अल्टीमेटली वो पैसा किसका लग रहा है? पब्लिक का ही तो लग रहा है। अच्छा, आप ये न्यूज़ सुनी थी अभी IPO की? ये कोई दिल्ली बेस्ड कोई फर्म थी, उसके दिल्ली में शायद 2 ही वो थे, 2 थे या 1 ही था, मुझे लग रहा है एक दुकान ही थी, कोई ऐसा प्लांट भी नहीं था। ठीक है? उसको पता नहीं कितने 12-13 करोड़ का IPO कुछ तो निकालना था, उसके 4 से 5 हज़ार करोड़ का उसने फंड इकट्ठा कर लिया। बतेरे हैं ऐसे। आप यूं कहो, चलो मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, जितनी कंपनीज IPO में जाती हैं, अगर बड़ी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको तो मैं कह देता हूँ उनका शायद हो सकता है काम धंधा साफ सुथरा हो, सब कुछ है, बहुत साफ सुथरा सब चलता भी नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बताया, टैक्सेशन वगैरह की वजह से। ठीक है? लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बुक्स को इन्फ्लेट करते हैं। सत्यम वाला केस हुआ था, बुक्स इन्फ्लेट करने का मतलब समझते हैं आप?
नहीं बुक नहीं। बुक्स इन्फ्लेट करने का मतलब है जैसे मतलब सेल्स है आपकी एक्चुअल में 100 रुपए की, आप दिखा कितने रहे हो? 200 रुपए। 200 रुपये। लेकिन 200 रुपए कैसे दिखा रहे हो? तो कैसे दिखा रहे हो? तो वो सारे के सारे बिलिंग के थ्रू होता है, आप लोग ही सिर्फ बताओ। कागजी कार्रवाई होती है उस पर, अच्छा एक्चुअल स्टॉक कुछ नहीं होता। है, आप अरे कोई चेक नहीं करता फिर सर कोई? जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते तो कैसे हम कि भैया सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा, ये हाँ, होगा जी वो जी होगा, जी। है ना। जैसे पेरेंट्स बचपन में सिखाते हैं ना कि सच बोलना चाहिए, लोग बड़े ईमानदार हैं, लोग बड़े सच्चे हैं, परोपकार करो। सही बात है। ऐसा जीवन चलता है क्या? नहीं 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 चल चलता, सकता। सही बात है। आपको अपने थोड़े प्रैक्टिकल एथिक्स, तो देखो देखो कुछ एथिक्स तो रखने पड़ेंगे, बिना ethics एथिक्स के तो आदमी आदमी नहीं। आदमी वो नहीं। एथिक्स में ये रख लो कि आपसे किसी का नुकसान ना हो, सही बात है ना। चाहे कोई एक ही आदमी क्यों ना हो, आपको कुछ ही बन रहा हो, एक्स अमाउंट, एक्स करोड़ों में बन रहा हो, है। लेकिन अगर एक आदमी को भी उसका नुकसान है तो उसको मत कीजिए, गलत काम, सही ठीक है। बात बाकी झूठ सच के बिना तो भैया जीवन चल ही नहीं सकता, सुबह से शाम तक शुरू हो जाते हैं हम लोग। है। सही बात। अच्छा ये कुछ ऐसी एक टिप्स दीजिए कि जो लोग को पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने में जो हेल्प करे, मतलब कैसे करें वो पर्सनल पर्सनल फाइनेंस? फाइनेंस तो देखो ग्रैनी से सीख सकते हो आप, ग्रैनी, है ना, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ से। जी जी। वो पुराने अभी अभी आजकल तो बड़ा अलग हो गया, आजकल तो क्या है कि आदमी भी कमा रहा है, हम्म, बीवी भी कमा रही है, ठीक है, इक्वालिटी। पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, एक आदमी कमाता था और घर संभालती थी औरत, जी। और वो क्या बढ़िया मैनेज करती थी, आप आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपसे पैसे लेती रहती थी और आप ही को वापस कर देती थी। सही बात। आप उसको 10 दे दो, ठीक 10 है में ना? भी कर लेगी, 20 को तो 20 में भी। हाँ, तो जी। अगर उस तरह से चलें तो आप ये बस ये मान के चलिए कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20% सेविंग्स करिए। और वो सेविंग्स ऐसे नहीं, आइडल सेविंग्स मत कीजिए उसको कि आपने पड़ा हुआ बैंक में चढ़ा दिया, हाँ, नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कीजिए, जी। ठीक है। वो एक तरीका है। अब इन्वेस्टमेंट का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। अगर भाई मेरी इनकम और आपकी इनकम अगर सेम नहीं है तो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी सेम नहीं होगा, सही बात है ना। अगर वो तो देखो मेरे हिसाब से इनकम पे डिपेंड करता है। आपको हमेशा पोर्टफोलियो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ तो रखो। देखो, शॉर्ट टर्म मार्केट में मत खेलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है। हाँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग खेलते हैं, हाँ। उसमें जिसको नॉलेज नहीं है ना फिर वो रेड ही दिखाई देता है। अरे भाई साहब बुरी हालत। पोर्टफोलियो रेड ही दिखाई वो देता है सुसाइड फिर। कर लेगा जी एक दिन में आके। हाँ। इस अच्छा, हालत में आ सुसाइड जाएगा। से याद आया, अभी एक जब हमारी पोंजी स्कीम की बात चल रही थी हम्म, तो अभी आपने एक केस था पीछे एक लड़के का, तो उसमें आपने सुना होगा कि वो 96 लाख रुपए गया, 96 लाख रुपए उसके स्कैम में चले गए थे, वो रो रहा था। मैं अभी आपको वही तो बता रहा था कि कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट देके आपको इतना बड़ा बताते हैं और फिर आप शुरू में जीतते हैं और वहीं आके ब्लंडर होता है सारा का सारा। आपको लगता है आप जीत रहे हैं, आपकी किस्मत है, आप जीत रहे हैं, आपकी ये बदकिस्मती आपकी है। मेरे नोन में भी है 2-4, हाँ। अब उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं, हाँ। बट है तो गलत ही, मतलब उनका देखता हूँ ना तो लगता है कि यार ये गलत चीज़ है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपका टारगेट कुछ लाख रुपए का होता है, इसमें टारगेट है ही नहीं। उनका टारगेट बड़ा अलग है जो पीछे बैठे नहीं, हैं। हमारा भी टारगेट तो नहीं है कि हम जैसे हम बोले कि हम हाँ, तो भी। मैंने कहा ना, आप शुरू में कमाएंगे, हाँ। फिर गवाएंगे, जब कमाएंगे तो लगेगा और कमाऊं, जी जी। फिर जब और कमाने जाएंगे तो गवा देंगे, फिर जब गवाना शुरू करेंगे तो सब कुछ गवा देंगे, फिर सोचेंगे कि यार जो गवाया है उसको रिकवर कर लूं, फिर उसके चक्कर में सब तो कुछ वो जाता है। एक मैंने कहा ना फंस जाता है आदमी और वहीं फंस के रहता है। तो वो 96 लाख जो होगा वो एक दिन की कहानी नहीं होगी ऐसे ही कि गया होगा। एक सुबह उठा और 96 लाख चले गए, नहीं, ऐसे ही गया होगा। वो धीरे धीरे करके गया है। और वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसा होगा, जब वो रिकवर करने की सोच रहा होगा और वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो व्यूअर्स से यही एडवाइस है कि भाई आप इन चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि भाई कुछ देखो, मिलना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली तो यही है, जितने सेल्फ अवेयर रहें, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, और वो नहीं भी पढ़ते हैं तो भाई यूट्यूब देख लीजिए, आजकल बहुत आजकल कुछ तो है अवेलेबल। और आजकल तो है ना? यूट्यूब पे फाइनेंशियल प्लानिंग भी हर लोग आदमी करके दे बैठा रहे हुआ है हैं। आपको ज्ञान देने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो मैं कह देखा रहा है हूँ आपने आपको थोड़ा कोई? सीखिए। नहीं, मैंने नहीं देखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे रहे हैं कि आप उनसे क्लास, मतलब कुछ अमाउंट वो चार्ज करेंगे थोड़ा बहुत, जी जी वो आपका जैसे आप एक बताएंगे कि मेरी एक्स अमाउंट सैलरी है, जी। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देंगे कि आपको इतना पैसा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आजकल लेकिन बड़ा ये भी- अलग अलग तरह का बिजनेस मॉडल निकल के आ गए हैं लोगों जी के। जी। कुछ लोग ऑनलाइन बैठ के बढ़िया फाइनेंशियल मॉडलिंग देते हैं पूरा का पूरा, है ना, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे करें। कैसे करें। तो वो बस इतना कीजिए कि आप अपना देखिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, आपका अगर सैलरी जो भी है, उसके बाद आपकी जो फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और प्लस में आपके घर के खर्चे, वो निकालने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको भूल जाइए कि वो बचा है, उसको साइड कर दीजिए परमानेंट। हालांकि देखिए, मैं इस तरह की बिलीफ का आदमी नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, बट ये बिलीफ लॉन्ग रन में बड़ी काम आती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेविंग मोड जो कहते हैं, सेविंग मोड, है ना। मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि बहुत बचा के आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते। सही बात है। वो ठीक है, लिमिटेड अमाउंट वो हमारा एक मीडियोकर माइंडसेट है मिडिल क्लास फैमिली का, जी जी। जिसमें आदमी सिर्फ सर्वाइवल
तक रहता है। सर्वाइवल तो। आपको बड़ी चीज़ें करनी है ना, तो बड़ी चीज़ें बचा के नहीं कर सकता, बड़ी चीज़ें कमा के किए जा सकती हैं। नहीं, तो वो तो आप है, जितने इनकम के सोर्सेज बढ़ाएं, ठीक है, और थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है ना, वो कैपेसिटी सब में नहीं होती है, लेकिन ठीक है, कितना भाई जीरो से शुरू हुए हो ना, तो जीरो पे ही आ जाओगे, खोया तो कुछ नहीं है ना। ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन ट्राई करके मतलब ऐसा नहीं, अपनी ऊपर जाओ चीज़ों को, एक खुद को स्किल्ड रिसोर्स बनाओ। स्किल्ड रिसोर्स का मतलब ये नहीं, स्किल्ड रिसोर्स ये भी हो सकता है कि भैया ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नेचर का काम है, अगर वो आप कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता, वो स्किल्ड रिसोर्स होती है। जी जी। लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम क्या है, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं आपके यूट्यूब के चैनल पे बैठा हूँ, लेकिन हमारी यंग जनरेशन कर क्या रही है? पढ़ती तो है ही नहीं। बताइए, पढ़ना चाहता है कोई? छोटे छोटे बच्चे, और आजकल के पेरेंट्स का क्या हो गया है, बच्चे के सामने खाना रखा, खाने के साथ उसके हाथ में फ़ोन रखा, और वो क्या खा रहा है उसको खुद नहीं पता, वो देखते देखते खा रहा है ना। आपका उसके साथ, अच्छा, बच्चे ये के साथ भी बच्चे से ये इसका केस सुना था अभी, जो श्री राम भद्राचार्य जी ने वो हाँ, छोटे वो से बच्चे को स्टेज से वो बच्चे की गलती भी है, खैर, पर ठीक है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी गलती तो भी उसको नहीं है। बेचारे को बहुत ज्यादा, एक तरफ हम कहते हैं भगवान एक है, बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, मतलब नहीं ऐसे पूरा नहीं, यूट्यूब ऐसा पे। नहीं करना चाहिए। वो तो देखो बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली आपको ये देखना चाहिए वो एक बच्चा है, जी जी, और बच्चे से गलती बनती है, हो सकती कोई है, कह रहे हैं उसके और पेरेंट्स को लेके इतना तो कोई, भगवान ने नहीं सोचा होगा जितना क्या कहते हैं इंसान ने उसको प्रताड़ित कर दिया बेचारे को। सही बात है। ठीक है, हम कहते हैं भगवान एक है, उसके रूप अनेक है, तो अगर उसने राधा जी के साथ राम जी का नाम ले दिया, हाँ तो तो इसमें हम ये तो मानते हैं ना, राधा जी भी अवतार उनका है, हाँ, और सीता जी भी उनका है अवतार तो है, सभी भगवान ही। ठीक है, तो ले दिया तो चलो माफी दे दो उसको यार, क्योंकि हम तो सिया जी के साथ राम जी को देखते हैं, है ना। लोग इतना तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उससे अभी एक वीडियो वायरल देखो हुई यार, थी, 3 क्वेश्चन पूछे उससे, तो वो कह रहे हैं तीनों गलत जवाब दिए। अब यार वो छोटा बच्चा है, उसको तुम ऐसे क्रिटिसाइज नॉलेज एक करोगे तो ऐसी क्या चीज है कि उसका ना तो गुमान करना चाहिए, और ना वो कभी लाइफ में पूरी तरह आ आ पाएगी, पाएगी। है ना। कुछ ना कुछ आपको जाते वक्त भी आपके हाथ से बहुत कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ रह जाएगा, आप बहुत सीमित सा उठा पाएंगे इससे, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, चाहे पढ़ के मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पढ़ना आप चाहता नहीं है कोई आदमी, सिर्फ देखना चाहता है, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू देखना चाहे, चाहे यूट्यूब के थ्रू देखना चाहे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी पागल ज़्यादा हो गया है। आजकल आपने देखा है कि ये जितने भी ये पैरोडी होती हैं, और ये किसी का पैरोडी होती है ना, कि मतलब किसी का बन के मजाक बनाना, वो गलत है, बोलो किसी का उसमें करके, वही ज़्यादा चल रहे हैं। रोस्टिंग वगैरह जो चलती है, रोस्टिंग वगैरह ही कह लीजिए, ना ना गलत है। देखो चल रहा है, लोग फेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे, कमा रहे हैं बढ़िया पैसे। क्या करें बताओ। भाई आप एक, मेरे हिसाब से एक ऐसा इंस्पिरेशन खुद को बनाइए जिससे आपकी यंग जनरेशन आपको देख के मोटिवेट हो। लेकिन अब आप रोस्ट कर रहे हैं किसी को, पैरोडी कर रहे हैं किसी की, तो उसको देख के क्या मोटिवेट होगी हमारी यंगर जनरेशन। देखो हम बचपन में स्कूल में देखते थे बुली करना, बुलिंग, हाँ बुलिंग होती थी, ये रोस्टिंग क्या है? बुलिंग ही कह लीजिए, और क्या कोई। अब देखो उसको पैसे बन रहे हैं जी, आप देख के उसके साथ दांत फाड़ रहे हैं, आज भी लड़ाई हो रही है, हंस रहे हैं, ऑनलाइन लड़ाई हो रही है आजकल, तो फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अल्टीमेटली क्या ही मैसेज दे रहे हो आप? गलत है ये, आप थोड़ा। और उसका रीज़न भी है, हम और आप शायद, आपकी जनरेशन शायद लास्ट जनरेशन रहेगी उस तरह से। अभी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो बड़े कम टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और उसको क्या लगता है कि बड़े छोटे छोटे तरीके हैं तो सक्सेसफुल होने के, वो नहीं है तरीके। ये आपको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर नहीं, कहीं ना कहीं आपको 24 से 25 साल अपने आप को देने चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए, रादर देन के क्या कहते हैं। अब ये चलिए वो डिटेल में नहीं जाते उससे, इसको लेके नहीं, तो ये वेस्टर्न कल्चर ही तो है। वेस्टर्न कल्चर में 18 साल से ऊपर होते ही वो अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। गलत है ना वो, हमारी गलत है। हमारी संस्कृति तो नहीं है यार, बड़ी एनरिच संस्कृति है हमारी, अपने को तो बड़ी पसंद है यार। भैया हम एक घर में रहते हैं, फैमिली चाहिए, और मेरे को लगता है बच्चों की जो ग्रूमिंग जॉइंट फैमिली में होती है, वो कभी न्यूक्लियर फैमिली में हो ही नहीं सकती। सही बात है ना। लेकिन वहाँ क्या है, माँ बाप, 18 साल के बाद बच्चा अलग है, फिर माँ किसी और के साथ है, बाप किसी और के साथ है। हाँ, तो यही होता है। अब मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चलो उनकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अल्टीमेटली फिर बच्चे की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है? फिर जो कहते हैं ना, जो पढ़ के नहीं सीखेगा वो देख के सीखेगा, है ना। तो जो छोटी उम्र में देख रहा है, फिर वही चीजें आती हैं। हाँ, तो व्यूअर्स से यही है कि भी वेस्टर्न कल्चर इतना भी मत अपनाओ। ये जो आजकल हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, लिव इन रिलेशनशिप, सो कॉल्ड एंड ऑल, ये सारी चीजें, ये बहुत गलत है। ठीक, गलत तो है, ये गलत है। एक दूसरे को पहचान रहे हैं लोग। आप अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, और देखिए, चाहे दुनिया में आपके पेरेंट्स सबके लिए खराब होंगे, आपके लिए खराब नहीं होंगे। सही बात है। एक माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा अच्छा किसी के लिए नहीं सोच सकती,
और चाहे कुछ हो जाए, कितनी वर्स्ट कंडीशन हो जाए, वो आपके लिए खराब कभी नहीं सोचेंगे। उनका हो सकता है समझाने का तरीका थोड़ा रूड हो जाए आपके लिए, है ना, वो चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली अपने ऊपर काम कीजिए और अपने पेरेंट्स की सुनिए, वही एक तरीका है। ये जो वेस्टर्न कल्चर थॉट है, वो ना हम उस संस्कृति के हैं और ना हमें बनना चाहिए। जी जी, ये सही बात है। हमारी संस्कृति आजकल तो आपने देखा फॉरेनर्स भी हमारी कल्चर को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं वही देख रहा हूँ, आप वृंदावन चले जाइए, पूरे जाते हैं, हर महीने जाते हैं हम। वो लोग साड़ी कल्चर में आ गए, सूट कल्चर में आ गए, वही तो हम, धोती कल्चर में आ गए, हमारी और हम लोग क्या कर पैंट से कैपरी में आ गए। सही बात है, क्या हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, मिनी स्कर्ट्स में आ गए। सही बात आप किसी 5 स्टार में चले जाइए, भाई हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे 5 स्टार में, डिनर के बाद उसके बाद आप है। हाथों में क्या होता है और उसके बाद डांस हो रहा होता है। सही बात है, सही बात। ठीक है, अब इसकी उसके साथ नाच रही है, उसकी उसके साथ नाच रही है, तो गलत है, हाँ, कहीं ना कहीं। ठीक है। हो सकता है कोई लोग मेरे को बोलेंगे यार ये क्या थॉट है, मेरा अपना व्यक्तिगत है, मुझे वो लगता है कि सही नहीं है समाव, और हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारी संस्कृति मैं बहुत किसी पे अच्छी है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह सही है भाई, लेकिन मुझे लगता है कि एक हमारी संस्कृति है, वहाँ हमको रहना चाहिए। पब्लिक बीच का पब्लिक रास्ता- लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या ये अंदर रहता है? प्राइवेट में आपका अपना पैसा होता है, आप पब्लिक का पैसा, पब्लिक के बीच में शेयर्स को स्प्लिट नहीं कर सकते बेसिकली। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ, प्राइवेट में जैसे अच्छा, मान लीजिए मैं और आप हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दो या फैमिली मेंबर्स हैं, हाँ। तो हम ही शेयर होल्डर्स रहेंगे और हम ही डायरेक्टर्स रहेंगे, हम्म, ठीक है, और हमारा ही पैसा लगेगा, पब्लिक का पैसा नहीं लग सकता। अच्छा, अगर मुझे बाहर किसी थर्ड पर्सन से लेके आने पैसे, हाँ। और कंट्रोल अपने अंडर में रहना है, कंट्रोल डायरेक्टर्स के कंट्रोल में रहता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को शेयर होल्डर्स के ब्याह पे रन करते हैं। अच्छा, तो अगर पब्लिक से पैसा उठाना है तो फिर आपको पब्लिक लिमिटेड यानी लिमिटेड कंपनी करनी के तौर पे पड़ेगी। कन्वर्ट करना पड़ता है। जो ये शेयर्स और वगैरह जो होते हैं। नहीं, फिर वो पब्लिक कंपनी को लिस्टिंग कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छा, जब वो लिस्टिंग हो जाती है फिर आप पब्लिक से पैसा आईपीओ के तरह IPO से के ले थ्रू, सकते हैं। जी जी। अदरवाइज वो जो मैं आपको अरेंजमेंट बोल रहा हूँ पब्लिक में करना, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। जी, ये चलो संदीप जी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए तो दीजिए। मेरा मैसेज यंग जनरेशन के लिए है, बिना स्ट्रेस के रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जी। पढ़ाई का बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ में फेल भी हो जाते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और कोई करियर या कोई मार्कशीट आपके लिए ऐसे नहीं बना है कि अगर आप यहाँ फेल हो गए तो जीवन में बर्बादी है, सब कुछ, इसके बिना कुछ नहीं होगा, और कल को अपनी लाइफ का दी एंड कर देते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह कर लेते ये हैं। तो गलत है, तो वो suicide। सब बिल्कुल ना करें। लाइफ में पैसा बनाना बड़ी अलग चीज़ है और पढ़ाई करना बड़ी अलग चीज़ होती है, ठीक एक है। कहावत भी है तो ना। बड़े ऐसे लोग होंगे जो आपने देखे होंगे, अब हमारे अडानी साहब को ही देख लीजिए, जी जी। धीरू भाई अंबानी साहब को देख लीजिए, तो इतना बड़ा एम्पायर कर दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ अटैच भी होते हैं एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, तो भी ये सोचते हैं कि यार हमारे लिए अचीवमेंट है उस ब्रांड के साथ अटैच होना। सही तो बात। अगर वो एक इतने मीडियोकर बैकग्राउंड से आके इतने बड़े झंडे गाड़ सकते हैं, जी, तो जी। क्या 2-4 नंबर कम रह गए तो उसके बेसिस पे ये सोचते हैं कि यार खत्म, करियर खत्म, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बड़ी गलत है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइफ में उतना बड़ा नहीं कर पाए तो उसका प्रेशर आप अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ना दें, जी जी। ठीक है। और बच्चों से बात करें, सही बात। ठीक है। कोई भी फेलियर इतना बड़ा फेलियर नहीं होता कि उसके लिए आप जीवन ही खत्म कर दें। नहीं, हमारे इसमें जीवन सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, मैं ये मानता हूँ। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, चाहिए। ठीक है। खत्म ही कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। और एक सबसे बड़ी बात जो आजकल चल रहा है ना, ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड ऑल ये सारी चीज़ें स्कूल से शुरू हो जाती है, लिव इन रिलेशनशिप और ये सब, ये थोड़ा कम कीजिए भाई। शादी तुम्हारी होगी, जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, तुम्हारे माँ बाप के हिसाब से हो या तुम्हारे अपने हिसाब से हो, लेकिन उससे पहले सिर्फ खुद को टाइम दीजिए, अपने करियर को टाइम दीजिए। अगर करियर अच्छा होगा ना तो फिर लड़की भी अच्छी मिलेगी, और बाकी तो सब कुछ अच्छा है ही। ये है। नहीं, एक हमारे इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी फादर सन के एक होता है ना, बेटा पहले और होता था, पापा। मेरे ख्याल से अब की जनरेशन में थोड़ा शायद कम है। अब हमारे तो टाइम में बच्चे तो- शायद हम पे ज़्यादा हावी रहेंगे। जी जी जी। ये चीज़ है। तो तो अब तो मुझे लगता है वो चीज़ शायद नहीं रहेगी, या रहेगी भी तो शायद गाँव में है थोड़ा सा, लेकिन बाप टफ होके भी बुरा नहीं होता। मैं बस उनका तरीका है, उनको टाइम ही नहीं मिलता अपनी बेसिक चीज़ों से, है ना। वो आपके लिए बाहर मेहनत कर रहा होता है, माँ घर पे मेहनत कर रही होती है, तो वो टफ होके भी उतना टफ बस दिखता है, होता नहीं है। सही बात है। एक्चुअल में ये है। ये शायद या तो अपने को तब समझ में आ रहा है जब अपन बाप बन गए हैं। सही बात है। ये चीज़ है। औलाद बड़ी प्यारी होती है भाई। कौन है किस माँ बाप के लिए तो सभी लगता है कि यार पहले वाले वो बस ये था कि
बड़ी सीमित इनकम होती थी, उसमें फैमिली बड़ी होती थी, जिम्मेदारियां बड़ी होती थी। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली की जिम्मेदारी रहेगी ना, पहले जॉइंट फैमिलीज की होती थी। तो जॉइंट फैमिलीज की जिम्मेदारियां पुगाते पुगाते आदमी परेशान भी रहता था और बच्चों से बात करने का टाइम भी कम मिलता था। कई बार पहले क्या होता है, अपने गाँव को छोड़ के शहर में जाके काम कर रहा है तो बच्चों से मिलने का टाइम ही कम होता था, तो वो गैप बढ़ जाता था। अभी वो नहीं है, अभी थोड़ा सा सब कुछ मस्त है, बच्चे कंधों पे चढ़े रहते हैं आपके। नहीं नहीं, सही बात है, ये नहीं चीज़ है। थोड़ा कम तो हुआ है, कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा वो गलत हमेशा हैं। रहेंगी। वो तो लाइफ कभी भी पूरी तरह सही नहीं होती, पूरी तरह गलत नहीं होती। सही आपका नजरिया है वो आपको सही रखना पड़ता है, बस जी जी। ये चीज़ है। तो ठीक है संदीप जी, धन्यवाद थैंक जी। यू। आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी शुभकामनाएं, आपको बड़ी शुभकामनाएं, खूब जी। तरक्की करो जी जी जीवन जी, में, मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।